वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। देखो, अब हम जैसे कि अकाउंट्स एग्ज़ाम तो हो चुका है पोस्टपोन एंड डेट भी आ चुकी है विच इज़ 28th। तभी तो वो 28th होगा, तब तक तो फिर काफ़ी सारे वीडियोस आई कैन मेक इट आउट। आई विल फिगर इट आउट कि कैसे क्या करना है, बिकॉज आई ऑल्सो हैव माई एग्ज़ाम्स फर्दर इन द नेक्स्ट मंथ। सो अभी हम पढ़ेंगे क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स के सारी ही यूनिट्स के MCQs जितने भी हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, और जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस थे या फिर बहुत हैवी क्वेश्चन लाइक स्टेप डेविएशन, पूरा प्रॉपर स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह के, वो सब आपको देखने ही नहीं है, बिकॉज वो नहीं आने वाले। 150 क्वेश्चंस में से 75 आपको करने हैं सिर्फ, एंड एवरी क्वेश्चन कंटेन्स 1 मार्क्स ओनली। तो इतना बड़ा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अभी मैं आपको सॉल्यूशंस भी साथ साथ में बताती जाऊंगी, और जो सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे उसमें आप फार्मूला पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो वील सी सम MCQs। इट इज़ अराउंड 200 क्वेश्चंस आई थिंक। सो बस पेशेंस से सुनते रहना, शांति से। एंड नाउ वी विल कंटिन्यू विद यूनिट 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ और, जैसे कि 150 में से आपको 75 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। तो अगर जिनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है या जिन्हें पैनिक है इस चीज़ को लेकर कि मैथमेटिक्स का उनके एग्ज़ाम है, तो देखो बेसिकली मैं क्या कहूँगी कि जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट होल्ड करेगा एग्ज़ाम में, जो टॉपिक, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा और स्टैटिस्टिक्स होगा। एंड यस, परम्यूटेशन भी होगा। कॉम्बिनेशन उतना नहीं, पर परम्यूटेशन भी होगा। तो ये जो 3 टॉपिक हैं ये आई थिंक सेंट्रल कंटेंट होल्ड करेंगे एग्ज़ाम का। एंड जो बचे हुए टॉपिक्स हैं लाइक कॉम्बिनेशन, मैट्रिसेस, एंड आई थिंक कोरिलेशन रिलेशन में भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, बिकॉज दे जस्ट हैव सम प्रॉपर्टीज़ एंड सम थ्योरी कंटेंट, दैट्स इट। उनका प्रैक्टिकल बहुत टफ और बड़ा बड़ा है, और वो एग्ज़ाम में आ ही नहीं सकता, बिकॉज यू जस्ट हैव 1 मार्क्स क्वेश्चन। सो अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब ईजिली प्रिपेयर हो जाए, तो आप सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और स्टार्ट्स भी पढ़ के जाएंगे तो यू विल गेट इट आउट, यू कैन मेक इट आउट। हाँ, बट अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आई विल से कि भाई ऑप्शंस कम क्यों करना अपने लिए, आप सारी चीज़ें प्रिपेयर करो। बट अगर आप मैथ्स के नहीं हैं और पैनिक है तो यू कैन गो आउट विथ लाइक 50% ऑफ द टॉपिक्स या 60% ऑफ द टॉपिक्स, लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस प्रिपेयर कर लीजिए, परम्यूटेशन प्रिपेयर कर लीजिए, एंड स्टार्ट्स प्रिपेयर कर लीजिए, तब भी आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको क्वेश्चंस तो पूरे 200 दे ही रही हूँ, तो बेटर होगा कि आप ये पूरे 200 क्वेश्चन से ध्यान से सुनिए, कि अगर आपको आउट ऑफ द टॉपिक जो आपने नहीं प्रिपेयर किया उससे भी आ जाए तो आप इजीली कर सकें। ठीक है, तो ये आई थिंक बेसिक ये जो PDF है, ये जो मुझे मैम पढ़ाती हैं उन्होंने दिया है। सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो ये मैं आप लोगों को भी पढ़ा दे रही हूँ, बिकॉज आई लाइक इट। इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देन द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। In an arithmetic progression, if a is equals to 28, d is -4 and n is 7, then a n is। इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें आपको सारी वैल्यूज़ दी हैं, a n का फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1d। मैं आपको सोल्यूशन दिखा दे रही हूँ। a प्लस एन माइनस 1d, सारी वैल्यूज़ पुट करो। a 28 है, n 7 है, d -4 है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, a 10 है, d भी 10 है, तो पहले की 4 टर्म्स क्या होंगे? बट ऑब्वियसली अगर a 10 d 10 तो 10 20 30 40, वेरी सिंपल, एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं है इसमें। खैर, द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP 3 और 1, इसका फर्स्ट टर्म क्या, कॉमन डिफरेंस क्या है? फर्स्ट टर्म 3 साफ साफ दिख रहा है, 1 माइनस 3 इज -2, 3 एंड -2, वेरी सिंपल। द नेक्स्ट देखो, आप ये मत सोचना कि यार इतना सिंपल क्वेश्चन पढ़ा रही है, सिंपल टफ एवरीथिंग, मतलब बस ये सोचना हमेशा, पॉइंट ऑफ व्यू ये रखना कि एक नंबर के हिसाब से क्वेश्चन आएगा, तो उसमें टफेस्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ट्रिकी और सिंपल ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो टफ पढ़ने के चक्कर में ट्रिकी और सिंपल वाला कॉमन सेंस भूल मत जाना। कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो ट्रिकी और सिंपल क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। देन वी हैव 30th टर्म ऑफ AP इज, आपको A दिया है, 7 - 10 कर लो, D निकाल लो -3, उसके बाद 30th टर्म फॉर्मूला लगा के 30th टर्म निकाल लो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ये देखो, A 10 है, कॉमन डिफरेंस -3 हो गया, फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आ गया। 11th टर्म ऑफ द AP इज, 11th टर्म निकालना है। A आपको -3 दिया है, और D ये देखो, ये -1/2 है, -1/2 इसका सेकेंड टर्म है। तो वैल्यूज़ बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज़ ध्यान से पढ़ते नहीं है, उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ऑप्शंस जो भी होते हैं ना, एकदम नियरेस्ट होते हैं। अगर आपका आंसर 9 है तो बहुत चांसेस है कि ऑप्शन में 7 8 9 तीनों दिया हो, नियरेस्ट दिया होता है, तो नियरेस्ट में कन्फ्यूजन होती है। जैसे इसमें आपको बस कुछ भी नहीं करना, A आपको दिया, आप D निकाल लीजिए, फॉर्मूला पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लाइक दिस, यू गॉट योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज द मिसिंग टर्म इन AP, इसमें मिसिंग टर्म निकालना है।
अब देखो इस क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हो सकते थे। वो कह देते कि सेकेंड टर्म ऑफ AP इज़ 13, फोर्थ टर्म इज़ 3, तो आप तब भी दो इक्वेशन बनाते। देखो इसमें इक्वेशन बनाए A+D A+3D, है ना, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके A को कैंसिल करके आंसर निकाल देते। अब इन्होंने ऐसे पूछ लिया है तो भी इसका सेम मतलब है, ठीक है। अब जैसे कि आप ये जब सोल्यूशन सॉल्व कर रहे हो, देखो इक्वेशन बनाई आपने, सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका ये आंसर आ गया। आपका यहाँ पे जो आंसर आया है उसमें 18, फर्स्ट टर्म 18 आ गई है। तो अब देखो ऑप्शंस को ध्यान से देखो, बस मेरी बात ध्यान से सुनो। ऑप्शन में 18 आ गया, A और B कैंसिल हो गया अपने आप ही। अब 8 या 9 नियरेस्ट ऑप्शन दिया है इन्होंने। 8 9 में कंफ्यूज हो सकता है इंसान, अगर हो सकता है गलत माइनस कर लिया, गलत प्लस कर दिया, तो 8 की जगह 9, 9 की जगह 8 कुछ भी आ सकता है। तो बस आपको यही सब माइन्यूट से चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। बाकी तो ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं आता, बट इतना ईजी आता है कि हम कंसेप्ट क्लियर ना हो पाने की वजह से उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो बस आपको इतना ही देखना है। इसमें भी आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन हमेशा नियरेस्ट होते हैं, तो सॉल्व करना तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है विच टर्म ऑफ द AP, 3 8 8 13 AP है हमारा। 78 कौन सी टर्म है? अब देखो हमें फॉर्मूला लगाना है nth टर्म वाला। हमें 78 दिया हुआ है, तो इसीलिए हम इक्वल टू के पहले 78 रख देंगे और फॉर्मूला लगा के n को वेरिएबल मान लेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूलेज अगर आपको रटे हैं तो आप वैल्यूज़ पुट करते जाइए, आंसर आते जाएंगे। इतने एग्जैक्ट और स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। द 21st टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट टू टर्म्स आर -3 and 4 इज। अब देखो फर्स्ट टू टर्म्स मतलब A हमारा -3 है, बट ऑब्वियसली, एंड हमारा जो सेकेंड टर्म है वो 4 है, तो -3 - 4 D कितना आ जाएगा हमारा 7, ठीक है। D हमारा 7 आ जाएगा, एंड देन वील हैव द आंसर। वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में और आंसर आ जाएगा, ठीक। इफ़ 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7। अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि जो 17th टर्म है AP की वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा बड़ी है, एक्सीड्स बाय 7, ठीक है। 7 ज़्यादा बड़ी है मतलब जो भी 10th टर्म होगी XYZ कुछ भी होगी उसमें +7 कर दोगे तो 17th टर्म आ जाएगी, ठीक। तो अब इसमें आप देखो इक्वेशन कैसे बनाओगे, अब बाकी सब छोड़ो, ठीक है। इक्वेशन देखो 17th टर्म को कैसे लिखते हैं, A + 16D, n-1 होता है ना फॉर्मूले में, तो 17 - 1 क्या 16D, A + 16D और A + 9D 10th टर्म हो गई। अब जब 17th में से 10th टर्म को माइनस करोगे तो 7 ही तो बचेगा, क्योंकि 17th जो टर्म है वो 7 प्लस बड़ी है ना उससे। तो बस चाहे आप इसको 7 को इधर लिखें चाहे 7 को इधर लिखें, आप कैसे भी लिखें, कोई भी इक्वेशन बनाएं, बस आपकी इक्वेशन का मतलब ये होना चाहिए कि अगर 17th टर्म में से 10th टर्म को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, या फिर 10th टर्म में 7 को प्लस कर देंगे तो 17th टर्म आ जाएगी, ठीक है। मतलब तो एक ही हुआ। अब जैसे आप ध्यान से देखो A + 9D को अगर हम 7 के बाद प्लस करके लिखते तो भी तो क्वेश्चन का सेम मतलब होता ना, जो क्वेश्चन ने पूछा है वही मतलब होता। तो आप जैसे भी सॉल्व करो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 1 आएगा, बट हाँ आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन जो कह रहा है इक्वेशन आप वैसी की वैसी ही बनाएं, ठीक है। देन द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250 इज़। अब देखो मैं आपको ऑप्शंस के आंसर पे कॉन्सेंट्रेट इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि वैल्यूज़ एग्जाम में चेंज होकर आ सकती हैं, बस आपको पैटर्न देखना है कि पैटर्न कैसा आएगा, ठीक है। बाकी तो जिसमें ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा उसमें आपको ऑप्शन ज़रूर दिखाऊंगी, बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसमें वैल्यूज़ बिल्कुल चेंज हो सकती हैं, तो आप बस उसका एक बार पैटर्न देखिए कि किस तरीके से आया है और क्या लॉजिक लगाया गया है, ठीक है। द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250 इज़। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं, आपको कुछ भी इसमें पैनिक नहीं करना। 10 के बाद 4 के टेबल में क्या आता है 12, तो पहला नंबर क्या हो गया हमारा 12, फिर 16, फिर उसके बाद आप देखेंगे 20, तो इतना आगे आपको देखना ही नहीं है, बस आपको 12 और 16 मिल गया तो आपको A भी मिल गया कि A 12 है, 16 - 12 क्या D, कॉमन डिफरेंस 4 है। कॉमन डिफरेंस ना भी निकालोगे तो भी अगर क्वेश्चन में 4 के मल्टीपल दिए हैं तो 4 कॉमन डिफरेंस होगा, 3 के मल्टीपल दिए हैं तो 3, मतलब जिसका भी मल्टीपल दिया होगा कॉमन डिफरेंस तो वही होता है, ठीक है। दिस इज़ अ लॉजिकल फैक्ट, ठीक है। अब उसके बाद हमसे इन्होंने पूछा गया है कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स आते हैं, तो हमें फर्स्ट टर्म पता, अगर हमें लास्ट टर्म पता होगी तो हम उसका सम निकाल के काउंटिंग कर सकते हैं, है ना। इतना तो है ना लॉजिक कि अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और हमें AP की लास्ट टर्म पता होगी तो हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के, नहीं। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। अब 250 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, तो 250 से सबसे पहले जो वैल्यू होगी वही 4 का मल्टीपल होगा। अगर याद हो 5th 6th क्लास में डिविजिबिलिटी पढ़ाई गई थी, है ना, तो जब 250 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, 2 को माइनस कर दोगे तो 2
48 आएगा और 248 4 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया है। देखो यहाँ पे गिव्स रिमाइंडर 2, हेंस 250 - 2 = 258 विच इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से डिविजिबल है तो बट ऑब्वियसली 4 से भी डिविजिबल है ही है। ठीक, इसीलिए लास्ट टर्म क्या मिली 248। अब लास्ट टर्म हमारी 248 है। अब हमें निकालना है कि लास्ट टर्म कौन सी टर्म है। जैसे मान लो रो में हमारे पास 10 बच्चे हैं। ठीक है, नाम उनका सीता, गीता, रीता, डैश डैश डैश, लास्ट बच्चे का नाम है सोनू। अब हमें निकालना है कि कितने बच्चे। अगर हम सोनू किस नंबर पे है ये निकाल लेंगे तो बच्चे नहीं निकाल लेंगे। अगर हमें पता चल जाएगा कि सोनू 10th नंबर पे है तो हमें बच्चे पता चल जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे, अगर हमें पता चल गया कि 248 उस पूरी मल्टीपल्स की टेबल में किस नंबर पे है तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी तो पता चल जाएंगी। तो 248 का नंबर निकालने के लिए nth वाला फॉर्मूला लगा देंगे, n को वेरिएबल रखेंगे 60, तो मतलब कुल मिला के 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल्स होते हैं 60। सेम क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के कितने मल्टीपल्स होते हैं, 5 के, 6 के वैल्यूज़ बदल जाए तो आपको सेम पैटर्न यूज़ करना है। ओके, डिविजिबिलिटी वाला बस इतना ही था। ऐसे करके अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो आपको सेम पैटर्न यूज़ करना है। देन वी हैव 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP इज। ध्यान दो, 20th फ्रॉम द लास्ट पूछा है, 20th फ्रॉम द लास्ट। आपको कुछ नहीं करना, लास्ट पूछा है तो जो लास्ट में नंबर है 253 उसको आपको A मान लेना है, क्योंकि हमें पीछे से चल रहा है ना। पीछे से जब हम चलेंगे तभी तो हमारा 20th फ्रॉम लास्ट आएगा, है ना। तो उसको हम A मान लेंगे। कॉमन डिफरेंस 5 हमारे पास है। देखो इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करूं तो जब भी हम लास्ट टर्म की बात करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो A + n - 1D होता है ना। लेकिन जब हम लास्ट टर्म को A मानते हैं, लाइक हमने यहाँ पे 253 को A माना है, तो हमें A+ नहीं A- लिखना है फॉर्मूला में। और अगर हम A- नहीं लिख रहे हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे D है। लेकिन अगर हम पीछे से चलेंगे तो कॉमन डिफरेंस जो हमारा D है 5, वो -5 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर आप लास्ट टर्म पीछे से निकाल रहे हैं, ठीक है, एंड पीछे से जब भी निकाल रहे हैं कोई भी टर्म 20th 30th 50th कुछ भी, अगर आपको पीछे से निकालने को कहा गया है तो या तो आप फॉर्मूला में A- लिख देंगे, मतलब A - n - 1D, ठीक है, या तो आप D की, अगर D पॉजिटिव में है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव में, उसे नेगेटिव करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 था तो आप 5 को -5 लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें किया भी होगा। ठीक है, 5 को इन्होंने -5 लिखा हुआ है। ठीक, अब -5 अगर आप नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर 253 + 19 लिखा है, तो 253 - 19 × 5। अगर आप कॉमन डिफरेंस की वैल्यू नहीं चेंज करेंगे तो फॉर्मूले में आप A के बाद माइनस लगाएंगे, और अगर A के बाद आप माइनस नहीं लगा रहे हैं तो आप कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चेंज करेंगे। ये दो ही तरीके हैं आखिरी से लास्ट टर्म से कोई 20th 30th कोई भी टर्म निकालने का, बस ये दो तरीके हैं। तो यही था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। अब आपको कुछ भी पूछा जाए लास्ट टर्म से, आप इन दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसलिए 200 के आसपास क्वेश्चंस करा रही हूँ क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल पढ़ाने से बेटर है आप क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो कॉन्सेप्ट इतना ध्यान से सुनो कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चाहे तो कॉपी पेन लेके बैठो, नो वरीज। देन द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, अगेन द सेम क्वेश्चन। 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होंगे, 3 6 9, मतलब 3 की पूरी टेबल 5 तक की, 3 5 तक की टेबल, 3 5 तक की टेबल। A हमारा 3 है, D क्या है, D तो ऑब्वियस ही बात 3 है। हमने क्या कहा था, जब भी मल्टीपल्स की बात की जाए तो जिसके मल्टीपल्स वही हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, दिमाग लगाने की ज़रूरत वहाँ पे होती नहीं है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो सम का फॉर्मूला लगाओ, n/2 2A + n - 1D, वैल्यूज़ पुट करो और आंसर आ गया। द 10th टर्म ऑफ AP इज़, 10th टर्म निकालनी है, फॉर्मूला लगाओ nth टर्म का और जस्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। AD निकाल के फॉर्मूला लगा दो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन AP इफ़ D = -4, N = 7 एंड AN = 4, देन A इज़, कुछ भी नहीं करना, आपसे A पूछ लिया गया लेकिन आपको N भी दिया है, D भी दिया है और AN तक दिया है। कुछ नहीं, ये देखो फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करते जाओ, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ नंबर्स -10 -6 -2 2 इज़। अब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, अब इसमें आपको, ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें आपको ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। ऑप्शंस में सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस का रेफरेंस दिया गया, कॉमन डिफरेंस निकाल लो। -6 - -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, -6 + 10 क्या 4,
तो कॉमन डिफरेंस 4। यहाँ पे आप ध्यान देना, जब आप 6 -6 में से आपको -10 माइनस करना है, और माइनस माइनस की वजह से 10 की वैल्यू जो है वो प्लस में आ रही है, और 10 बड़ा है, इसलिए हमारा कॉमन डिफरेंस भी 4 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। -16 तो किसी एंगल से नहीं होगा, तो ए तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। नॉट एन AP तो नहीं होगा क्योंकि सब में 4 4 का है, तो बचता हमारे बी और सी में से कन्फ्यूजन बचता है। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया कि माइनस माइनस प्लस हो गया है और 10 बड़ा है तो प्लस का ही 4 आएगा, तो आप -4 पे क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बस नियरेस्ट आंसर रहता है, इसलिए हमेशा कैलकुलेशन पूरी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कभी भी MCQs में ऐसा होगा ही नहीं कि आपको नियरेस्ट कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस ना दिए हों। ठीक है, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP इज़ 13 एंड द फिफ्थ टर्म इज़ 25, तो सेवन्थ टर्म निकालो। कुछ भी नहीं करना, फिर से इक्वेशन बनाओ। सेकेंड टर्म मतलब A+D। ठीक है, A+D आपको मिल जाएगी सेकेंड टर्म से। अब A+D 13 है, तो अब सेम टर्म से A बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, 13 - D, बट ऑब्वियसली। ठीक है, अब उसके बाद सब्स्टिट्यूट इसमें किया है। ठीक है, इसके सोल्यूशन में जो भी इस PDF में मुझे मिला है वो सब्स्टिट्यूशन है। आप अगर चाहो तो सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, बट जो सिंपलेस्ट चीज़ है वो ये है कि A+D = 13 लिखो एंड A+4D = 25 लिखो। A को कैंसिल करके वैल्यूज़ निकाल लो, जैसे आप करते आए हो। वो जो एल्जेब्राइक एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उसके थ्रू वैल्यूज़ निकाल लो। ठीक, उसके बाद है विच टर्म ऑफ द AP 21 42 x 200 इज़ 210। 210 कुछ भी नहीं, A आपका 21 है, कॉमन डिफरेंस भी 21 है। ठीक है, आपको 210 दिया हुआ है, आपको nth टर्म के फॉर्मूले में 210 रख के n की वैल्यू निकाल लेनी है। जस्ट सी, n की वैल्यू 10 आ गई। 10th टर्म इज 210। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A18 - A14 = 32? यू हैव टू डू नथिंग। A18 का मतलब क्या होता है? A+17D। A14 का मतलब क्या होता है? A+13D। ये देखिए, ठीक, A+17D - A+13D = 32। या तो आपको क्वेश्चन में ही दिया है, बस आपने क्वेश्चन को क्या किया, इवेलुएट कर दिया। प्लस का A माइनस का A कैंसिल, 17 में 13D माइनस करो, आंसर आपका 8 आ जाएगा 432 का, जब आप डिवाइड कर देंगे। बस कुछ भी नहीं करना, याद रखना, ये सब कुछ कंसेप्ट याद रखने हैं। प्लस का A माइनस का A कैंसिल होता है, एल्जेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप लास्ट टर्म से गिनेंगे तो A माइनस करेंगे क्वेश्चन में, या फिर कॉमन डिफरेंस की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू चेंज करेंगे, जो भी होगा उसका इन्वर्स कर देंगे। ठीक है, द फेमस मैथमेटिशियन एसोसिएटेड विथ फाइंडिंग द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स इज गॉस। गॉस इज़ द फेमस मैथमेटिशियन जिसने सबसे पहले फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकाला था। ठीक है, ऐसा ही शायद एक क्वेश्चन मुझे थ्योरेटिकल मिला है। द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन AP। A आपको दिया है 10, B आपको दिया है -4, D आपको दिया -4, क्योंकि 6 - 10 इज -4। A और D आपको पता है, तो 16 टर्म का सम्स तो निकाल ही लोगे ना। फॉर्मूला पुट करो, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करो, आंसर आ गया। ठीक है, बट हाँ, फॉर्मूले तो रट के जाओ, एकदम रट के जाओ। कंसेप्ट में बता रही हूँ, फॉर्मूले आप रटो। फिर यहाँ पे आते हैं, आपको AN दिया हुआ है 3 + 4n। कॉमन डिफरेंस निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले आपको सिखाया जाता है, वो क्या सिखाया जाता है? AN + 1 - AN, है ना, ये सिखाया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, दिस वन, ये फॉर्मूला होता है कॉमन डिफरेंस निकालने का सबसे पहले। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? AN। क्वेश्चन देके घबराना नहीं, क्वेश्चन में AN दिया है। अब आप क्या करिए, AN + 1 इसे से निकाल लीजिए। देखो, AN की वैल्यू आपने रखी, N + 1 आपने निकाल लिया। ठीक है, AN दिया है आपको, N में आपने 1 को ऐड कर दिया। जब आपने इसको ऐड किया तो देखो, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या, 3 + 4n हुआ, +4 हुआ, तो 3 + 4 7 हो गया, 4n हमने छोड़ दिया, 3 + 4 को ऐड कर लिया। ठीक, तो अब ऐसे ही करके आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 4। वैल्यूज पुट करो फॉर्मूले में, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज PQRS अगर एक AP में है तो R - Q क्या है? R में से Q माइनस करना कॉमन डिफरेंस ही तो है ना। अब Q में से P माइनस करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस आएगा, और कॉमन डिफरेंस तो हमेशा सेम होता है। पर ऑप्शंस में कहीं भी आपको Q - P नहीं दिया है, मतलब आप कुछ और सोचना पड़ेगा आपको। अब S में से R माइनस करोगे तो भी तो R - Q ही आएगा, क्योंकि वो भी तो कॉमन डिफरेंस ही तो है ना। किसी भी, जैसे S में से R माइनस करो, R में से Q माइनस करो, Q में से P माइनस करो, सारे कॉमन डिफरेंस है, और कॉमन डिफरेंस तो सेम रहता है। तो S में से R माइनस दिया है, S - R हाँ दिया है, तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है,
The next question which we have is, if the sum of three numbers in an AP is 9, their product is 24, then the numbers are. अब यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी हमें कहा हो कि थ्री नंबर्स ऑफ एन AP, तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. यहाँ पे जो लेट लिखा है ये हमारा कंसेप्ट है. हमारा कंसेप्ट कहता है कि थ्री नंबर्स ऑफ एन AP इज़ A माइनस डी, A और A प्लस डी. ये हमारे AP के तीन नंबर्स होते हैं जो हमें रिप्रेजेंट लेट करना होता है. जब भी हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि थ्री नंबर्स ये हैं, पर हमें बताया नहीं गया है कि वो एक्चुअली क्या है. तो वैसे हम लेट एक्स लेट वाई ये सब करते हैं ना, पर AP में हम जब थ्री नंबर्स को लेट करते हैं तो वो A माइनस डी पहला नंबर होता है, फर्स्ट टर्म, A हमारा सेकेंड टर्म और A प्लस डी हमारा थर्ड टर्म होता है. इस कॉन्सेप्ट को लिख लो कहीं पे, मैं तो कह रही थी पेन पेपर लेके बैठो. ठीक है, ये हो गया. अब हमसे कहा गया है कि उनका जो सम है वो 9 है, प्रोडक्ट 24 है. कुछ नहीं, इक्वेशन बना लो. A माइनस डी प्लस A प्लस 9 हो गया. माइनस डी प्लस डी कैंसिल, 3A इज इक्वल टू 9. ठीक है, 3A हमारा 9 हो गया एंड A इज इक्वल टू 3. A की वैल्यू 3 आ गई. नेक्स्ट इक्वेशन बनाओ. A माइनस डी, पॉइंट का मतलब इनटू होता है. दिस इज़ वेरी ऑब्वियस. जीपी में भी पॉइंट का मतलब इनटू होता है, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, A माइनस डी इंटू A प्लस डी 24 हो गया. A की वैल्यू मिल चुकी है, A की जगह A की वैल्यू रखते जाओ. जो वैल्यू मिल जाए तुरंत वो वैल्यू रखा करो. ये एक बहुत सिमिलर सा कॉमन सेंस है जो होना चाहिए कि जो वैल्यू मिल जाए हमें क्वेश्चन में, उसके बाद वो वैल्यू उसकी जगह में पुट करते रहना चाहिए. वैल्यू पुट किया, D की वैल्यू आ गई. जब भी D स्क्वायर में आए, कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो कुछ भी स्क्वायर में आए, तो उसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में हो सकती है. इसलिए D इज इक्वल टू +1 -1 यहाँ पे लिखा है. तो नंबर क्या होंगे, 2 3 4 या फिर 4 3 2. अब ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में 2 3 4 दिया है, 4 3 2 नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है. ठीक है, अगर यहाँ पे 2 3 4 की बजाय 4 3 2 दिया होता तो भी वो करेक्ट होता. लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि डी स्क्वायर का मतलब प्लस और -1 दोनों होता है, ठीक है, डी स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है इसलिए प्लस और -1 दोनों होगा, तो आप यह सोल्यूशन कर पाते, नहीं कर पाते. बहुत बेसिक, देखो कितनी छोटी और कितनी ट्रिकी चीज़ है. ये हम लोगों को 8th में बताया गया था कि जब भी स्क्वायर में कोई वैल्यू आए तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है ना. √1 पॉजिटिव भी 1 हो सकता है, नेगेटिव भी 1 हो सकता है. ठीक है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है, तो अगर यहाँ पे ऑप्शंस में आपको 4 3 2 दिया होता तो भी वो सही होता, और 2 3 4 है तो भी वो सही होता. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द n-1th टर्म ऑफ AP इज़ गिवन बाय 7 12 17 22 इज. कुछ भी आपको नहीं करना है. A की वैल्यू 7 है यहाँ पे, 12 - 7 5, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 5 है. फॉर्मूला पुट करो, आपको n-1th टर्म निकालना है. फॉर्मूले में जहाँ n लिखा है वहाँ पे आपको n-1 लिखना है, क्योंकि n हमें ये नहीं कहा कि आपको nth टर्म निकालना है, आपको n-1th टर्म निकालना है. तो बस एक्स्ट्रा वहाँ पे 1 घुसा देना है फॉर्मूले में. ये देखो ध्यान से, A प्लस n-1 होता है, तो यहाँ पे n की जगह n-1 लिख दिया है, -1d. पूरा फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे पुट करके आंसर यहाँ पे 5m लिखा है, वो m नहीं n होगा, विच इज़ आंसर नंबर डी 5n-3. n को n ही रहने दो, क्योंकि n की वैल्यू हमसे नहीं पूछी गई है और ऑप्शन में भी n की वैल्यू नहीं दी गई है, तो पैनिक करने की कोई नीड नहीं है. ठीक है, द nth टर्म ऑफ एन AP 5 2 -1 -4 -7 इज. nth टर्म निकाल ली है AP की. A हमारा 5 है, कॉमन डिफरेंस 2 - 5 इज़ -3. दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, बस पुट करो फॉर्मूले में और आंसर देकर आ जाओ. हाँ, जब आपको ऑप्शंस में कहीं भी वैल्यू नहीं दी हुई है किसी भी चीज़ की, तो आपको कोई पैनिक नहीं करना है, n की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, देन नेक्स्ट विच वी हैव इज़ द 10th टर्म फ्रॉम द एंड फॉर द AP. अगेन द सेम क्वेश्चन, फ्रॉम द एंड. लास्ट टर्म क्या है हमारा, -1000. लास्ट टर्म हमारा -1000 है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -10 माइनस का 5 प्लस का 5 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का 5 है कॉमन डिफरेंस. अब चाहे तो आप कॉमन डिफरेंस को 5 कर लो. अगर आप 5 नहीं करना चाहते हो, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को नहीं कन्वर्ट करना चाहते हो, तो फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस कर दो. देखो फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1d, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, A माइनस n-1d, क्योंकि यहाँ पे d की वैल्यू चेंज नहीं की गई है. तो ये आपका कंसेप्ट फिर से रिवाइज हुआ. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ऑड नंबर इज. 2 डिजिट के सारे ही ऑड नंबर. अब देखो
2 डिजिट के सारे ही ऑड नंबर्स कहाँ तक होंगे, 99 तक ही काउंट करने, क्योंकि 100 तो 3 डिजिट हो गया, ठीक है। ऑड नंबर क्या होते हैं, 11, 13। अब देखो 10 के पहले भी काउंट नहीं करना है, क्योंकि 10 के पहले सारे सिंगल डिजिट होते हैं, 2 डिजिट हमसे कहा गया है, ठीक है। तो 11, 13 दो मिल गए, बस आगे निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, पहले के 2 निकाल लो ताकि हमें ए मिल जाए, कॉमन डिफरेंस मिल जाए, आखिरी का 1 निकाल लो ताकि हम nth टर्म कितने नंबर ऑफ टर्म्स है वो निकाल सकें लास्ट टर्म को लेके, ठीक है। लास्ट होता है 99, पहला होता है 11, 11 के बाद 13, कॉमन डिफरेंस 2 का है, पहली टर्म हमारी ए है 11। बस आपको इसमें आप उस पर एक्सप्लेनेशन पे मत जाइए, वो गलत लिखा है, बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज़ पुट कर देनी है, दैट्स इट, ठीक है। इस पे आप मत जाइए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है इस क्वेश्चन में, हाँ एक चीज़ और आपको समझनी थी कि जैसे कि मान लो जब कॉमन डिफरेंस 2 का है तो 100 से लेके 100 के बीच में 10 से लेके 100 के बीच में 90 डिजिट्स होती होंगी, 90 वैल्यूज़ होती होंगी। अब 90 में से 45 ऑड है तो 45 इवन होते होंगे, है ना, बट ऑब्वियसली 45 ऑड है तो 45 इवन होते होंगे। तो हमारा जो n है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो 45 है ना, ऑब्वियसली बात है भाई 45 तो ऑड होंगे। ये यहाँ पे पता है, आप चाहते तो आप 99 का किस प्लेस पे है वो फॉर्मूले में पुट करके भी 45 निकाल सकते थे, बट कॉमन सेंस यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ इसी वजह से कि 45 अगर इवन है तो 45 ऑड होंगे, इसलिए डायरेक्टली यहाँ 45 आप फॉर्मूले में n की जगह पुट कर सकते हैं, वरना आप फॉर्मूला लगा के निकाल भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये चीज़ याद ना रहे एग्जाम हॉल में और ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला लगा के निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। अब देखो इसमें आपको कोई भी ऐसा मतलब डिजिट का फॉर्मूला वो नहीं दिया है ऑप्शंस में, तो मतलब आपको सिर्फ वो फॉर्मूला ही बना के निकालना है। अब देखो 1, 3, 5 अप टू n नंबर, मतलब हमें पता नहीं कि लास्ट टर्म क्या है, क्वेश्चन में भी n नंबर पूछा गया है। तो हमारा a क्या हुआ 1, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 2, a1 कॉमन डिफरेंस 2, फॉर्मूला पुट करके, इसमें फॉर्मूले में अपॉन कहीं नहीं है क्योंकि वो प्रिंट या क्या पता डॉक्स में ना हो पाया हो, जो भी कुछ PDF में रहा हो। फॉर्मूले में आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है, n की वैल्यू आपको नहीं पता करनी है, क्यों, क्योंकि आपको ऑप्शन में भी n की वैल्यू कहीं पर नहीं दी है और ना ही आपको खुद से पता करनी है, ठीक है। तो जो आपका लास्ट फॉर्मूला सॉल्व करके सबसे सिंप्लीफाई करके जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। इग्नोर दिस, जो ये रीज़न लिखा है n² के बाद, ये पहले वाले क्वेश्चन का रिपीट हो गया, ओके सॉरी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये रिपीट हो गया, आप इसको इग्नोर कर दो, बस आपका जो आंसर है वो है n²। आप चाहो तो ये क्वेश्चन याद भी कर सकते हो, सेम टू सेम आ सकता है ये क्वेश्चन। द सम ऑफ, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज n², ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, p प्लस qth टर्म ऑफ एन AP इज m, p माइनस qth टर्म इज n, देन pth टर्म इज। देखो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक मैं बेसिक से आपको थ्योरम बताऊं जो प्रूवन है, आप उसे रट भी सकते हो। अगर आपको जैसे p प्लस क्यू दिया है, p माइनस क्यू दिया है और बीच में एक टर्म दी है p, तो ये क्या हो गया, a प्लस डी a माइनस डी, यही तो हो गया, है ना। तो जब आपको ऐसी 3 टर्म्स AP की जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है उसमें दिया हो, तो हमेशा याद रखना कि m प्लस n का हाफ ही उनका बीच वाला टर्म होगा। मतलब जो टर्म a है और जो थर्ड टर्म है, फर्स्ट और थर्ड टर्म के बीच में जो सेकेंड टर्म हमें निकालनी है, वो जो होगी वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के जो उनको सम होगा उसका हाफ ही होगी। ये सबसे बेसिक एक प्रूवन थ्योरम है हम कह सकते हैं, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं शॉर्टकट मेथड्स वगैरह में। मैं आपको बस रटा दे रही हूँ, ऐसा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको ऐसे वेरिएबल्स में ABCD XYZ के फॉर्म में इस तरीके से आपको AP की 3 टर्म्स दी होंगी, तो जो बीच वाली टर्म होगी वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम का हाफ होगी, विच इज़ 1/2 m प्लस n। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की अगर आपको नीड है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट ये m प्लस n/2 है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। बट आपको जो बेसिक थ्योरम है वो यही मैंने बता दी, अगर आप रट के भी जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा इस चीज़ में तो आप उसको आसानी से कर लोगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ A B C आर इन AP देन A
माइनस बी बी माइनस सी इज़ इक्वल टू, अब देखो कुछ भी नहीं करना है, बी में से ए माइनस करो या फिर सी में से बी माइनस करो। अगर ए पी में है तो कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा ना। जैसे मान लो कि ए पी में है, मान लेते हैं कि 2 4 6 ए पी में है, 4 में से 2 माइनस करो तो भी 2 ही आंसर आएगा, 6 में से 4 माइनस करो तो भी 2 ही आंसर आएगा, क्योंकि तीनों टर्म्स ए पी में हैं और ए पी में कॉमन डिफरेंस तो सेम होता है। तो चाहे बी में से ए माइनस करो चाहे सी में से बी माइनस करो, दोनों इक्वल आएंगे। तो जब दोनों इक्वल ही आएंगे तो बट ऑब्वियसली बी माइनस ए सी माइनस बी भी 1 होगा और ए माइनस बी बी माइनस सी भी 1 ही होगा। Okay, now moving to the next question. Nth term of the sequence of a plus d, a plus 2d is, देखो इसमें आपको आंसर एक्सप्लेनेशन में भले ही आंसर ए दिया है पर ए नहीं होगा। आप सभी को पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1d, तो आंसर सी इसका करेक्ट है। प्लीज़ इग्नोर दैट आंसर ए, ठीक है, उसे आप इग्नोर करिए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन और रीज़न दोनों ही सब गलत दिया, उसे आप मत देखिए, बस इसका आपका जो आंसर होगा बहुत, देखो इसमें क्या दिया है, ए पी के बजाय सीक्वेंस ए प्लस डी, ए प्लस 2d लिख दिया है, ठीक है। बट जो फैक्ट है इसमें आपको कॉमन सेंस क्या यूज़ करना है कि आपसे nth टर्म पूछी गई है, तो nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है a प्लस एन माइनस 1d ही होता है, एंड दैट इज इट, ठीक है। द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन ए पी, अगेन द सेम थिंग, एंड से पूछा गया है, a हमारा 4 है, d हमारा 5 है। अब चाहे फॉर्मूले में a माइनस कर दो चाहे d की वैल्यू -5 कर दो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ 2x, x प्लस 10, 3x प्लस 2 आर इन ए पी, देन x इज़ इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या है। अगेन मैंने आपको अभी एक थ्योरम समझाई थी कि जो बीच वाली वैल्यू, जैसे मान लो कि एक ए पी में ए बी सी तीन टर्म्स हैं, ए बी सी, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ए बी सी 3 टर्म्स हैं एक ए पी में, तो b की वैल्यू क्या होगी, a प्लस सी अपॉन 2, a प्लस सी अपॉन 2, बी की वैल्यू क्या होती है, a प्लस सी अपॉन 2। प्रूफ कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि एक ए पी में 3 टर्म्स हैं 2 4 6, ठीक है, 2 4 6, पर हमें नहीं पता है कि बीच की वैल्यू 4 है, ठीक है। मान लेते हैं कि हमें नहीं पता कि बीच की वैल्यू 4 है, तो 2 प्लस 6 कितना होता है 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है 4, तो बीच की वैल्यू क्या थी 4, और दोनों को ऐड करके डिवाइड करने पे क्या आया 4, हैंस प्रूव्ड। तो कोई भी ए पी के 3 में से मिड टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, चाहे m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 कर दो, जो भी लिखो, p प्लस क्यू डिवाइड, मतलब जो भी वेरिएबल में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो, फर्स्ट और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू द मिडल टर्म ऑफ दैट ए पी, ठीक है। लेकिन ये थ्योरम तभी अप्लाइड है जब आपको पता हो कि वो तीनों टर्म्स ए पी में हैं। सेम चीज़ आपको इस क्वेश्चन में करनी है, आपको कुछ नहीं करना, 2x प्लस 3x प्लस 2 फर्स्ट और थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x प्लस 10, ये देखो दे हैव डन द सेम थिंग, x प्लस 10 इंटू 2 कर दिया है, डिवाइड का जो 2 था वो मल्टीप्लाई के 2 में लाके उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। पूरा इक्वेशन सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू आ गई। द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 इज डिविजिबल बाय 3 इज, अब देखो अगेन द सेम थिंग, इसमें बस ट्रिक क्या किया है इन्होंने कि ऑड इंटीजर्स की बात की है, इवन नहीं, 3 के मल्टीपल्स की तो बात की है लेकिन ऑड मल्टीपल्स, इसीलिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, बस यही सब आपको ध्यान रखना। अब सोचो, अब खुद सोचो, ऑड, इवन, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सब कब के कॉन्सेप्ट्स हैं, डिविजिबिलिटी वगैरह, बट आपको यहाँ सब कुछ यूज़ करना है, तो बस कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। अब पहला आएगा 3, फिर 6 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 इवन है, फिर आएगा 9, फिर अगेन 12 नहीं होगा क्योंकि 12 इवन है, फिर आएगा 15, तो ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट निकाल लो बस खाली 99 ऑड है और 3 से डिविजिबल भी है, तो लास्ट टर्म हमारे पास है, a हमारे पास है, d हम निकाल लेंगे आसानी से, सम निकालना होगा तो सम निकाल लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे एंड सम आ जाएगा, ठीक है। जब हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ना दिया हो, मैं फिर से ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ना दिया हो तो जो हमारी लास्ट टर्म है उसकी nth वैल्यू निकाली जाती है, इसमें 99 लास्ट टर्म था हमारा, उसकी nth वैल्यू निकाली कि उसकी पोजीशन 17 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी होंगी 7। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज, इफ़
7 times the 7th term of an AP is equal to 11 times its 11th term, then 18th term is, कुछ नहीं करना, आपसे क्या बोला है 7 times the 7th term, मतलब 7 into 7th term is equal to 11 into 11th term. अब इसको इक्वेशन में लिखो, 7 into 7th term मतलब a plus 7 minus 1d, इसको आप 6d भी लिख सकते हो, उन्होंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये वाला देखो लाइन, ये लाइन देखो, 7 into a plus 6d दिस वन इज इक्वल टू 11 into a plus 10d. ठीक, इसको इन्होंने सॉल्व कर दिया और आपका आंसर आ गया, a की वैल्यू आपकी आ गई. ठीक है, d की वैल्यू आप बस उसको डायरेक्टली आपको पुट करना है, कुछ और उसमें कुछ भी नहीं करना, 18th टर्म निकालनी है. एंड देन व्हाट यू विल गेट दैट it is 0. 18th term is equal to 0. Okay, then the next question which we have, okay, the nth term of AP. okay. हाँ, ये questions repetition में आ गए हैं, कोई बात नहीं, we leave these questions. ये वही starting के 10 questions हैं जो मैंने अभी आपको explain किए हैं. ठीक है, तो ये repeated questions हैं, कोई बात नहीं, let's skip them, no worries. तो देखो ये आपके basic, हाँ रुको आगे ना बढ़ जाऊँ मैं, रुक जाओ, हाँ रिपीटेशन के क्वेश्चंस हैं, नो वरीज. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, तो देखो बेसिक कंसेप्ट्स थे जो मैंने आपको क्लियर किए. ठीक है, ऑड इवन की जब बात हो, जब मल्टीपल्स की बात हो, जब लास्ट टर्म से निकालना हो, जब फर्स्ट टर्म से निकालना हो, ये सब बिल्कुल एकदम कॉपी किताब लेके बैठे थे तो लिख लेना चाहिए था. नहीं लिखा है तो रिवाइंड करके लिख लो, एकदम दिमाग में रख के जाना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे. चिल अबाउट दैट, सिंपल क्वेश्चंस विथ कॉमन सेंस, काम माइंडेड होकर सॉल्व करना, यूल क्वालिफाइड. क्योंकि जिन्होंने पढ़ी है उनके लिए हो सकता है बहुत ईजी है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए इतने टाइम तक मैथ्स छोड़ने के बाद फिर से मैथ्स पढ़ना इज़ अ क्वाइट टफ चैलेंज, है ना. तो बस आप शांति से आराम से पेपर करना, दैट विल बी फाइन, हो जाएगा. ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे. नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास है, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ GP इज़ 20 एंड द कॉमन रेशियो इज़ 4, फाइंड द फिफ्थ टर्म. GP बढ़ने से पहले बता दूँ, GP का जो फॉर्मूला यहाँ पे चेंज होगा वो होगा, जैसे हमारा फॉर्मूला अब तक चल रहा था a plus n minus 1d. ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा a into r विच मीन्स कॉमन रेशियो a into r पावर n. ठीक है, ये चलेगा. अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे 20 है, दे रखा है. ठीक है, कॉमन रेशियो स्मॉल r से डिनोट करते हैं, 4 है, दे रखा है. कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ. रुको मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा, फॉर्मूला लगाओ. nth term of GP an is equals to ARn minus 1. वेरी सिंपल फॉर्मूला बस पुट करना है. एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो नीचे r नीचे n लिखा है यहाँ पे वो एक्चुअली पावर होगा, जो भी कुछ रहा हो जिस भी वजह से, दैट इज़ पावर. r के बाद जो भी n लिखा रहेगा वो पावर होगा, तो 4 into 4 करना है. ये देखो 4 की पावर 4 होगी यहाँ पे. ठीक है, प्लीज़ मार्क दिस. ये अब डॉक्यूमेंट में जो भी कुछ PDF मिला, बट मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. ठीक है, r के बाद जब भी छोटा सा n जैसे यहाँ पे लिखा है पुद्दू सा, वो पावर होगी उसकी. ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें निकालनी है फिफ्थ टर्म इस, और फॉर्मूला क्या होता है n minus 1 मतलब 5 minus 1 4, तो 4 की पावर 4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256. कुछ नहीं, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा. आई थिंक कैलकुलेटर्स आर अलाउड, सो नो वरी अबाउट दैट. सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा. देन इसमें ऑप्शंस नहीं है, कोई बात नहीं, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऑप्शंस वैसे भी नियरेस्ट होंगे तो ऑप्शंस सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा. तो मैं आपको सोल्यूशन तो बता रही हूँ ना, सो चिल अबाउट दैट. द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP इज़ 21/2 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 27. फाइंड द कॉमन रेशियो. अब देखो, जैसे कि एक कंसेप्ट था AP में कि जब आपको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप a माइनस डी a और a प्लस डी से करेंगे. ठीक है, जब GP में आपको स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको दिया नहीं है कि फर्स्ट 3 टर्म्स क्या है, पर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो दिस विल बी योर रिप्रेजेंटेशन. a अपॉन r, a और AR. a डिवाइडेड बाय r आपकी फर्स्ट टर्म होगी, a आपकी सेकेंड टर्म होगी और AR आपकी थर्ड टर्म होगी. तब जब आपको क्वेश्चन में दिया ना हो कि फर्स्ट 3 टर्म्स हैं क्या, बस आपसे ये कहा गया हो कि वो तीनों टर्म्स GP के फॉर्मेट में हैं, तो GP का स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये होता है. आपसे स्ट्रेट अवे ये भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ GP इज़ दिस या AP इज़ दिस, है ना. तो आपको ध्यान रहेगा तो आप ये कर पाओगे आसानी से. ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, जो आपका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है वैल्यू पुट कर दी आपने,
ए क्यूब से आपका ए की वैल्यू आ गई, जब ए की वैल्यू आ गई तो दूसरे इक्वेशन में वैल्यू पुट करके डी की वैल्यू निकाल, सॉरी आर की वैल्यू निकाल लो, एंड इट्स सिंपल, आर की वैल्यू आ गई आपकी, दैट्स इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेस फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म. अगेन देखो, फर्स्ट टू टर्म्स का सम क्या है, -4. ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि a प्लस ए आर इज इक्वल्स टू -4. क्यों? फर्स्ट टर्म a होती है, सेकेंड टर्म अगर हम सेकेंड टर्म क्या होगी, मान लेते हैं अगर फर्स्ट टर्म a है, हमने लेट किया कि फर्स्ट टर्म कुछ भी है, a x y z कुछ भी है, सेकेंड टर्म क्या होगी, उसमें कॉमन डिफरेंस या कॉमन रेशियो ऐड ही तो करना होता है, तभी तो AP या GP बनता है. तो सेकेंड टर्म कॉमन रेशियो को ऐड करके बन जाएगी, तो a प्लस ए आर इज इक्वल्स टू -4, है ना, ऐसे लिख सकते हैं आसानी से. फिफ्थ टर्म इज़ 4 टाइम द थर्ड टर्म. अब देखो फिफ्थ टर्म क्या होगी, ARn-1 होता है, तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, AR4 होगी. एकदम सिमिलर कंसेप्ट है, जैसे हम फिफ्थ टर्म को AP में क्या लिखते थे, A प्लस 4D, वैसे यहाँ पर लिखेंगे AR4. ठीक है, हमेशा एक नंबर छोटा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स दी थर्ड टर्म. थर्ड टर्म को AR2 लिखेंगे, हमेशा एक नंबर छोटा. ये इक्वेशन बन गया, दोनों इक्वेशंस बन गए. अगेन द सेम कंसेप्ट, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आया है, तो 2 प्लस में भी मतलब कॉमन रेशियो प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है. ठीक है, वैल्यू पुट करो और दोनों आंसर्स निकल आएंगे. आंसर्स आ गए, आपका आंसर कंप्लीट हो गया. ठीक है, देन उसके बाद द नंबर 2048 इन इज विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिक सीक्वेंस. कुछ भी नहीं करना है, nth टर्म निकालनी है जीपी की nth टर्म निकालनी है कि कौन सी टर्म पे ये नंबर आता है. तो nth टर्म आपको दी हुई है, बस आपको n निकालना है, फॉर्मूले में पुट करो, n निकाल लो, सिंपल. हमारा यहाँ पे a है 2 और जो रेशियो है वो है 4, बस फॉर्मूले में पुट करते जाओ और n निकाल लो, दैट इज़ इट. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन अ जीपी द सिक्स्थ टर्म इज, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नो वरीज, स्क्रीनशॉट ले लो, आई एम ओपनिंग इट अप, रुकी हुई हूँ मैं, ओके. बट आई विल सजेस्ट कॉपी पेन लेके बैठो, कंसेप्ट लिखते जाओ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ जीपी द सिक्स्थ टर्म इज 24 एंड द 13th टर्म इज 3/16, देन फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस. आपको सिक्स्थ टर्म दी हुई है, 13th टर्म दी हुई है, आपको 20th टर्म निकालनी है. सेम जैसे आप AP में करते थे, इक्वेशन बनाते थे, सेम इक्वेशन बना लो. A6 आपको दिया है, A13 आपको दिया है, इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर लेकर आओ, दैट्स इट. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. मैं देखो प्रैक्टिकल क्या करूँ समझा के, मुझे ये नहीं समझ आ रहा. अब मैं तुमको प्लस माइनस वगैरह तो नहीं बता सकती ना, तुम क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो, उन्हें सॉल्व करो. ठीक है, यू हैव द सॉल्यूशन एज वेल, बट खुद से लॉयल रहो. क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लिया, सॉल्व करने का ट्राई करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो. ठीक है, ये आप सोल्यूशन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो नेक्स्ट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, देन आप इसका स्क्रीन, अब आते हैं हाँ सिक्स्थ क्वेश्चन पे. ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज. सम निकालना है, 4 - 12 + 36 - 108 प्लस डैश 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 टू 10 टर्म्स. 10 टर्म्स तक का सम निकालना है, मतलब n की वैल्यू क्या हुई, 10 हो गई. ठीक है, अब इसमें पहली टर्म 4 है, कॉमा नहीं लगाया है, परेशान नहीं हूँ, कॉमा नहीं लगाया उसमें, खाली 4, -12, +36, कॉमा लगा हुआ है. ठीक है, a हमारा 4 हो गया, कॉमन रेशियो -12/4 इज इक्वल्स टू -3, कॉमन रेशियो -3 हो गया. ठीक है, फर्स्ट 10 टर्म्स का सम फॉर्मूले में पुट करो, सारी वैल्यूज़ रखो और आंसर आ जाएगा. ओके, कैलकुलेटर्स आर अलाउड इन द एग्जाम, आई थिंक सो, लेकर जाना, लेकिन साइंटिफिक नहीं, नॉर्मल. मना कर देंगे तो फिर क्या कर सकते हैं, ख़राब किस्मत. हाँ कर देंगे तो कोई बात नहीं, वैसे आई थिंक. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज x and y are two numbers whose arithmetic mean is 25 and geometric mean is just 7. ठीक है, तो आपको नंबर्स फाइंड करने हैं. मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज. मीन का मतलब तो एवरेज ही होता है ना, और क्या मतलब होता है मीन का. तो आपको दो नंबर दिए हैं 10 और 15, उनका एवरेज निकालना, तो कैसे निकालोगे, 10 + 15/2 है ना. तो सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, x + y/2 एवरेज हो गया, x + y/2 पहला इक्वेशन बन गया. अब ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला है वो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, x × y का अंडर रूट, सेकेंड इक्वेशन बन गया. जब दोनों इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, यू विल गेट द ऑप्शन.
जो भी आपका ऑप्शन में दिया होगा उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। x1 है, y 49 है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, नो वरीज, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कि अर्थमेटिक मीन बहुत सिंपल होता है। अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज ही होता है, तो आपको नहीं भी पता होगा तो x + y/2 आप निकाल लोगे। बट ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है कि x × y का अंडर रूट। ओके, ठीक है। Then next question which we have is determine the common ratio r of a geometric progression with the first term 5 and the fourth term is 40. First term 5 है, fourth term 40 है. You don't have to do anything. A आपको दिया है 5, fourth term आपको दी है 40. दोनों को solve करिए and you will get the common ratio. That's simple. Keep on taking the screenshots. No worries about that. Do solve by yourself. अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वरना आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। Then if the nth term of a GP is 128, आपको nth term नहीं पता मतलब कौन से नंबर की, बट आपको 128 दी है। फर्स्ट टर्म A and the common ratio R are 2, मतलब A और R दोनों ही 2 हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स इन GP निकालना है। ओके, अब देखो A और R दोनों की वैल्यू 2 है। nth टर्म हमें 128 दी है, जस्ट पुट इट इन दी फॉर्मूला n-1, n हमें पता नहीं है क्या है, बाकी सारी चीज़ें हम सॉल्व करते जाएंगे। ध्यान से देखो, रुको, लेट मी ज़ूम इट आउट, जस्ट सी। ओके, गॉट इट। nth टर्म ऑफ GP an इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आपको दिया है a.r मतलब a मल्टीप्लाइड बाय r n-1। n कौन सा नंबर है आपको नहीं बताएगा, इसलिए आप n को ही फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को पुट करके। an आपको 128 बता दिया गया है, a आपको 2 बताया गया है, r आपको 2 क्वेश्चन में बता दिया गया है। पुट ऑन द वैल्यूज, सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू विल गेट द आंसर दैट देयर आर 7 टर्म्स इन दिस GP। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज what is the sum of infinite geometric series with first term equal to 1 and common ratio 1.5? You don't have to do anything, just आपको पुट करना है फॉर्मूला एंड कॉमन रेशियो आपको दिया है, ए भी दिया है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करो और आंसर लेकर आ जाओ। एक चीज़ और मुझे बतानी थी यहाँ पे, इस क्वेश्चन से मुझे याद आई कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर आपका जो मैं कहने वाली हूँ, अगर आपका जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा है तो आपका फॉर्मूला में एक वैल्यू कुछ, जैसे इस फॉर्मूले में क्या है 1 - r किया हुआ है, बट अगर आपका जो कॉमन रेशियो है वो 1 से बड़ा, लाइक 2, 4, 6, 7 ऐसा कुछ है, तो आपका सम का फॉर्मूला प्लस में आएगा। और अगर 1 से छोटा लाइक 1.5, 1/4, 1/3 ऐसा कुछ है, तो आपका जो सम वाला फॉर्मूला है उसमें माइनस की वैल्यू आएगी, मतलब ये जो 1 - r है वहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना। कॉमन रेशियो के सम के क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, कॉमन रेशियोज में 1.5 दिया है मतलब 1 से छोटा है, इसलिए हमने फॉर्मूले में 1 - r लिखा है। अगर यही 1 से बड़ा होता तो फॉर्मूले में हम 1 + r लिखते। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड कि आपको माइनस प्लस कॉमन रेशियो के हिसाब से लगाना है फॉर्मूले में। ये एक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड डैश इफ an + 1 इज इक्वल टू an × r, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बट ऑब्वियसली ठीक है AP तो ये है नहीं, बचता क्या है GP। देन व्हाट इज nth टर्म ऑफ अ GP? GP की nth टर्म क्या होती है? अगेन यू हैव टू डू पुट द फॉर्मूला। फॉर्मूले में ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट n-1 वाला फॉर्मूला ही करेक्ट है, विच इज आंसर नंबर C। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टर्म ऑफ अ GP इज 20 एंड कॉमन रेशियो इज 4, फाइंड द फिफ्थ टर्म। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको फर्स्ट टर्म दी है 20, a इज इक्वल टू 20, r इज इक्वल टू 4, जस्ट पुट इट इनटू द फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू। ओके, सीक्वेंस is in the form of 2 × 5n, then which of the following may be the sequence? आप खुद देखो, n यूज़ किया गया और मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया गया, बट ऑब्वियसली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, अर्थमेटिक थोड़ी होगा, है ना। हार्मोनिक और स्पेशल हमने पढ़ा नहीं है तो वो तो होने से रहा। इफ़ r इज इक्वल टू 1 इन अ GP, देन व्हाट इज द सम ऑफ n टर्म्स? कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन रेशियो अगर 1 है तो n × a, जितनी भी टर्म्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो a से, फर्स्ट टर्म से, वही उसका सम होगा। बट ऑब्वियसली क्यों भाई, जब एक ही एक का डिफरेंस है। अब जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके 100 तक का GP है, एक ही एक का डिफरेंस है, तो 1 × 100 कर दो तो भी तो सम आ जाएगा, है ना।
अगेन यू गॉट द आंसर, ठीक है, क्योंकि एकदम आइडेंटिकल इसमें होता है सब कुछ। अब देखो, इफ़ a इज इक्वल टू 3 एंड r इज इक्वल टू 2, फाइंड द सम अप टू फिफ्थ टर्म। कुछ नहीं करना, आपको n की वैल्यू 5 दी है, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2, फॉर्मूला में रखो और निकाल लो, वेरी सिंपल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज इन GP 4, 8, 16, 32 फाइंड द सम अप टू फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म तक का सम निकालना है, कुछ नहीं, आपको A4 दिया है, जो कॉमन रेशियो आएगा वो 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 आएगा कॉमन रेशियो, फॉर्मूला में रखो और वैल्यू निकाल लो, दैट्स वेरी सिंपल, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। विच टर्म ऑफ द GP 25, 125, 625 इज दिस। nth टर्म निकालनी है, nth टर्म आपको दी हुई है 390625, फॉर्मूले में पुट करो, n की वैल्यू निकाल लो, दैट्स इट। इन अ GP फिफ्थ टर्म इज 27, एट्थ टर्म इज 7, 29, 11th टर्म निकालो, कोई बात नहीं। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता है AR4, एट्थ टर्म का मतलब क्या होता है AR7, दोनों को इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो और 11th टर्म निकाल लो वैल्यूज़ निकालने के बाद। डू टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू, और डू सॉल्व बाय योरसेल्फ, वीडियो पॉज करके सॉल्व करते भी रहो, नो वरीज। इस प्रैक्टिस के बाद और प्रैक्टिस की शायद ही नीड पड़ेगी, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ सीरीज 1 + 1/2 + 1/4, सम ऑफ सीरीज सिक्स टर्म तक निकालनी है। आपका जो A है वो 1 है, जो कॉमन रेशियो है आपका वो 1/2 का रेशियो है, ठीक है। पुट इट इन दी फॉर्मूला, डू फाइंड दी वैल्यू, दैट इज इट। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ GP 2, 4, 8, 16 आर रिक्वायर्ड टू गिव सम 254। सम आपको दिया है, आपको बस n की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले में पुट करो, ठीक है। सम आपको दिया है, फॉर्मूले में बाकी सारी वैल्यूज़ पुट करो n छोड़ के, बाद में एट द एंड ऑफ द डे आपका n निकल आएगा। You can take the screenshot, keep on taking the screenshot, or otherwise do pause the video and keep on solving the questions, ठीक है। The sum of first three terms of GP is okay, this question got repeated, okay, अभी मैंने just पढ़ाया था, कोई बात नहीं, just leave this question got repeated. Next, which of the okay सेम क्वेश्चन जो मैंने ऊपर अभी पढ़ाया था उसका ये, हाँ ये डिफरेंट है, इसमें पूछा गया इफ़ द नंबर्स आर पॉजिटिव, नॉट अ टर्म ऑफ GP की टर्म नहीं है अगर सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं। अब आप देखो, लेट मी जस्ट हाँ, अब देखो इसमें आपसे फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ GP का सम आपसे बोल दिया गया। फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होती हैं, A/R, A इंटू R 27। अभी बहुत मैं स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन पढ़ाया था ना आपको, जब कॉन्सेप्ट बताया था, A की वैल्यू 3 आ जाएगी, फिर सम उनका जो सम है वो 21/2 है, तो उससे हमें R की वैल्यू भी मिल जाएगी, R की वैल्यू या तो 2 होगी और 1.5 होगी, ठीक है। अब दोनों ही केसेस में हमारे पास 2 GP बनते हैं, 3/2 3, 3 इंटू 2 एंड 3/2 3, 6, ये GP बनता है। तो इसमें से 3/2 भी GP का पार्ट है, 6 भी है, 3 भी है, बस क्या पार्ट नहीं है 2/3, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट टू सॉल्व, डू सॉल्व इट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जियोमेट्रिक मीन ऑफ 3 एंड 12। 3 और 12 का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, आपको बताया √x इंटू वाई, तो √3 इंटू 12 आपका आंसर आ जाएगा √36 विच इज इक्वल टू 6, ठीक। इफ़ 3 पॉजिटिव नंबर्स आर इंसर्टेड बिटवीन 4 and 512 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज GP, आपको 3 ऐसे नंबर इंसर्ट करने हैं 4 और 512 के बीच में, जिनसे जो सीक्वेंस बने वो GP बन जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 4, G1, G2, G3 और 512, ये स्टैंडर्ड इंसर्शन का फॉर्मेट है। G1, G2, G3 जितने भी नंबर इंसर्ट करने हो उतना G1, G2, G3, AP में भी करना तो A1, A2, A3, ठीक है। A की वैल्यू आपको 4 दी हुई है बट ऑब्वियसली, और जो फिफ्थ टर्म है आपकी, क्योंकि देखो 5 ही टर्म्स हुई, टर्म A हुआ 4, फिर टर्म 2 हुआ G1, टर्म 3 G2, टर्म 4 G3 और फिफ्थ टर्म क्या हुआ 512, तो AR4 क्या है 512, तो आपको R की वैल्यू भी निकल आई, और ऐसे करते करते आपने बीच की जो भी वैल्यूज़ थी वो सारी निकाल ली। निकालने के बाद क्या बचता है 128, और 128 GP में नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी क्या है आंसर है, ठीक है। अब आते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड टॉपिक, ओके। अब देखो द वैल्यू ऑफ P n, n-1 इज n नोशन, ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको रटना ही पड़ेगा, ठीक है।
एन नोशन। प्रूविंग चाहो तो आप देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में है, बट हाँ दिस इज द बेसिक फॉर्मूला कि पी एन कॉमा एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एन नोशन, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड इन अ लाइन इज। अब देखो एक लाइन है, उसमें 8 बच्चों को बैठाना है, तो अगर पहली सीट पे मान लेते हैं कि हमने एक बच्चे को बैठा दिया, तो बच्चे कितने बचे? 7। सीटें कितनी बची? 7। तो 7 बच्चों को एडजस्ट करना है। ऐसे करते करते जब हम आखिरी पे एडजस्ट करना है तो बच्चा एक ही बचेगा और उसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चाहे जैसे भी बैठाएं, रीता गीता सीता को आगे बैठाएं, पीछे बैठाएं, कहीं भी बैठाएं, हमारे पास बार बार यही सीक्वेंस आएगा। तो इसमें जस्ट फॉर्मूला पुट करना है एन नोशन का, और एन नोशन जिसे हम एन फैक्टोरियल भी बोलते हैं, नोटेशन उसे बेसिकली हम बोलते हैं। जब ये एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है कहाँ चला गया, ये जो हमारे फॉर्मूले में था, ये एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, फैक्टोरियल बोलते हैं इसे हम। और जब फैक्टोरियल निकालते हैं तो क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एन माइनस थ्री, जब तक एन ख़त्म ना हो जाए, जब तक एन की वैल्यू 1 ना आ जाए। तो 8, फिर एन माइनस 8 क्या है यहाँ पे, एन है, एन माइनस 1 7, तो 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर एन माइनस 2, तो 8 माइनस 2 क्या 6, ऐसे करते करते जब तक 1 नहीं आ गया तब तक हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया 40320। ओके, ये कंसेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो एक चीज़, ये जो रिप्रेजेंटेशन दी है मैं आपको जो जूम करके दिखा रही हूँ, ये देखो जो n लिखा है और जो 5 लिखा है, जो ये नीचे वैल्यू होती है इसे हम r बोलते हैं। इसका मतलब होता है रिपीटिशन, कि एक कॉम्बिनेशन या फिर एक चीज़ हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, कितने चांसेस, वो हम नीचे लिख के डिनोट करते हैं। और जो ऊपर n लिखा होता है वो नंबर ऑफ थिंग्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ थिंग्स को हमें कितनी बार रिपीट करना। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन आपका, समझे आप क्या होती है चीज़। अब देखो इसमें कहा गया है कि NP5 इज इक्वल्स टू 60 n-1P3, द वैल्यू ऑफ n इज। अब देखो इसमें आपको इक्वेशन बना के दी है, कुछ नहीं करना, बस इक्वेशन सॉल्व करना। अब देखो एक्सप्लेनेशन, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, दी हुई है। अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, n नोशन अपॉन n माइनस r नोशन, ठीक है, बस फॉर्मूले में पुट करते जाओ, कुछ नहीं। आपको r की वैल्यू, इस देखो r की वैल्यू यहाँ पे क्या दी है, 5 दी है, और यहाँ पे क्या दी है, 3 दी है, फॉर्मूले में पुट कर दो। r की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे 3 पुट कर दी, तो बचता क्या, एक ही वेरिएबल n बचता है, और वो n हम फॉर्मूले को सॉल्व करके आसानी से निकाल लेंगे। एक चीज़ और, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो याद है जब हम लोग करते थे कि आई थिंक 7th 8th के सिलेबस में ये सब था, 7th 8th क्या, हाँ 8th 9th के आसपास सिलेबस में था, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे, कॉमन लेके फिर टू फैक्टर्स निकालते थे, एग्जैक्ट वैसे ही ये सॉल्व होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज द नंबर ऑफ वेज 10 डिजिट नंबर्स कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 1 and 2। 1 और 2 को यूज़ करते हुए कितने वेज में 10 डिजिट नंबर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो 10 डिजिट नंबर्स 1 और 2 को यूज़ करते हुए, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 करके 10 डिजिट नंबर्स लिखने हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ 1 और 2 ही उसमें होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कितने डिजिट का नंबर लिखने हैं, 10। वैल्यूज़ कितनी है हमारे पास, 1 या 2, 1 या 2, मतलब नंबर ऑफ थिंग्स कितनी है, सिर्फ 2, या तो 1 का यूज़ करेंगे या तो 2 डिजिट का यूज़ करेंगे, तो नंबर ऑफ थिंग्स कितने, 2। ठीक, डिजिट मतलब कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए, कितने डिजिट की वो वैल्यूज़ हमें यूज़ करनी है, 10 डिजिट्स तक की। अब देख लो, या तो एक 10 डिजिट्स में से या तो हम 1 से फिल करेंगे या तो 2 से फिल करेंगे। तो भाई चाहे हम कितनी बार भी 2 यूज़ करें, एक बार तो 1 यूज़ करेंगे, चाहे कितनी बार भी 1 यूज़ करें, एक बार तो 2 यूज़ करेंगे, यही करना है हमें। तो कुल मिला के 2 की पावर 10 आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 10 डिजिट्स हैं और हमारे पास 2 ही चीज़ें हैं रिपीट करने के लिए, 1 और 2, डिजिट नंबर 1 डिजिट नंबर 2, यही 2 चीज़ें रिपीट करने के लिए हैं और हमें 10 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 2 की पावर 10, 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 10 टाइम्स करेंगे। तो अगर हमें ऑप्शन में डायरेक्ट कैलकुलेशन दी होती तो हम उसको टिक करते, हमें 2 की पावर 10 नहीं था, हमने 2 की पावर 10 को डायरेक्टली क्लिक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज। अब देखो कितनी बार टॉस किया गया ये नहीं बताया गया हमको, मगर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन में क्या कहा कि 2 डिजिट के नंबर थे, 1 और 2, 2 थिंग्स थी हमारे पास, और हमें उस
10 डिजिट्स में उनको लिखना था जैसे तैसे। तो 2 की पावर 10 आंसर हो गया। यहाँ पे देखो n टाइम्स टॉस करना है, हेड या टेल आएगा। तो रिजल्ट हमारे पास दो ही हैं, हेड या तो टेल। टॉस कितना करना है, n टाइम, तो आंसर क्या हो गया 2 की पावर n, दैट इज़ इट। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। कितनी चीज़ें हमारे पास हैं, किस में कन्वर्ट करना है। बस हमारे पास दो रिजल्ट थे, या तो हेड या तो टेल। कितनी बार टॉस करना था, वो n टाइम्स था, नंबर नहीं था लेकिन n लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो आंसर में क्या आएगा 2 की पावर n, दैट इज़ इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 8 डिस्टिंक्ट टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 चिल्ड्रन। आप देखो चीज़ें कितनी है हमारे पास, 8, बच्चे कितने हैं हमारे पास 5, हमें दोनों पता है, सिंपल। अब जैसे मैंने ऊपर क्या बोला कि रिजल्ट कितना था, हेड या टेल 2, कितनी बार टॉस करना था n टाइम्स, सेम चीज़। टॉयज कितने हैं 8, कितनों में बांटना है 5 बच्चों में, तो 5 की पावर 8, 5 बच्चों में 8 चीज़ें बांटनी है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर आर 10 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन, दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन। 10 क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स के, कितने वेज में आंसर होंगे। सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने ऊपर बताया। आपके पास रिजल्ट कितने हैं, ट्रू फॉल्स 2 रिजल्ट हैं, कितने क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस हैं। ऊपर डिजिट वाले में क्या था, हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट थी 1 और 2, और कितने में लिखना था 10 डिजिट्स में। तो हमने क्या 2 की पावर 10 कर दी, इसमें भी 2 की पावर 10 कर दी, लेकिन इसमें क्या सेम जो मैंने अभी बोला एग्जैक्ट वही चीज़ है। इसमें क्या किया है कि ऑप्शंस में कैलकुलेट करके दिया गया है, और उसमें क्या था सिर्फ 2 की पावर 10 दिया गया था ऑप्शन में। तो देखो 2 की पावर 10 को कैलकुलेट करोगे तो 1024 आंसर आ जाएगा, तो इसमें ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट समझ में आया। जो रिजल्ट दिए हैं और जितने नंबरों में बांटना है उसकी पावर में मल्टीप्लिकेशन करके आपका आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ पावर लिखी है तो पावर वाला ऑप्शन टिक करना है, और अगर पूरा सॉल्व करके आंसर लिखा है तो आंसर वाला ऑप्शन टिक करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन वी पेंट द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब विथ 6 डिफरेंट कलर। अब देखो 6 फेसेस 6 डिफरेंट कलर के साथ साथ, ऑब्वियसली बात है 30, 6 इंटू 6 30, 6 डिफरेंट कलर 6 फेसेस। चलो मान लेते हैं कि एक बार तुम 1 को रेड पेंट कर दोगे, एक बार तुम 1 को येलो पेंट कर दोगे, एक बार 1 को पिंक पेंट कर दोगे, एक बार ब्लैक, एक बार ब्राउन और एक बार पर्पल। ठीक है, तो इतनी ही एक बार तो सबको सेम कलर में पेंट कर सकते हो ना। तो 6 इंटू 6 30 तो हुआ, जस्ट 30 नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच 5 आर कोलिनियर, द नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स एज वर्टिसेस इज। देखो जो कोलिनियर पॉइंट होते हैं उनका मतलब होता है कि वो पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। तो अगर एक ही लाइन पे 5 पॉइंट हैं तो क्या उनसे ट्रायंगल बनेगा, नहीं, उनसे तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, है ना। ट्रायंगल के लिए तो पॉइंट हमें अलग अलग जगह चाहिए ना, 3 अलग अलग जगह, तभी तो ट्रायंगल बनेगा। तो 12 में से 5 पॉइंट तो निकल ही गए आसानी से। अब देखो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में भी सेम रिप्रेजेंटेशन है। अभी आप देखो यहाँ पे, ये देखो हमारे पास थे 12 पॉइंट्स, ट्रायंगल बनाने के लिए 3 चाहिए होते हैं, तो ऊपर n की वैल्यू 12 और नीचे 3, माइनस 5 पॉइंट्स तो वेस्ट हो गए क्योंकि वो कोलिनियर है तो उनसे ट्रायंगल बनेगा नहीं। ऊपर c की वैल्यू 5 और नीचे 3, इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो 220 माइनस 10 इज इक्वल टू 210 आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट अ टाइम dx इज गिवन बाय। कुछ भी नहीं करना है आपसे, बस इन्होंने जो भी फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन का उसको वर्डिंग्स में पूछ लिया है। ठीक है, और जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है उसमें बहुत जैसे, एक सेकेंड यार, ओके, हाँ, वो सिंपल, ये जो मैंने आपको पी का फॉर्मूला बताया था एग्जैक्ट वही होता है। ये देखो एन ऊपर, मतलब जो नंबर ऑफ थिंग्स हमें दिया होता है वो ऊपर, और जितने बार रिपीट करना होता है वो नीचे आर के फॉर्म में, तो NCR इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेनेशन की नीड है नहीं वैसे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 4 डाइज आर रोल्ड, 4 डाइज रोल किए गए, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन विच एटलीस्ट 1 डाइज शोज 2। 4 डाइज रोल किए गए, अब चारों डाइज में 2 तो एक ही एक बार आ सकता है ना, बट ऑब्वियसली 2 तो एक ही एक बार आ सकता है। ठीक, अब देखो कितने नंबर्स होते हैं एक डाइज में, 6 नंबर्स होते हैं, एक डाइज में 2 एक ही बार आएगा। ठीक है, अब 2 कितनी बार नहीं आएगा, 5 बार तो 2 नहीं आएगा ना, क्योंकि बाकी में 1 2 3 4 1 3 4 5 6 ये भी तो आएगा। आपकी चीज़, अब आपका जो कॉम्बिनेशन बनाने का तरीका क्या बना, 6 1 और 5, 6 एक डाइज में 6 नंबर होंगे, 2 सिर्फ एक बार आएगा और 5 बार 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6
-5 × 5 × 5 इज़ योर आंसर। क्यों? क्योंकि बाकी के पाँचों टाइम कुछ और आएगा, और छवों टाइम्स में से अगर पाँचों टाइम की प्रोबेबिलिटी आप हटा देंगे तो जो भी आपका बचेगा वो 2 आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपसे 2 की जगह कुछ भी पूछ लें, 2 की जगह 3 पूछ लें, 4 पूछ लें, 1 पूछ लें, 6 पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, सोल्यूशन आपका सेम होगा, सेम सोल्यूशन होगा। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपको कंसेप्ट समझ में आया? अब एक डाइज में कोई भी नंबर छः बार सारे नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर्स टोटल होते हैं। ठीक, अब उनमें से 5 नंबर्स हटाने हैं क्योंकि आपको सिर्फ 2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन सिर्फ प्रोबेबिलिटी में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो हमेशा उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। तो उसमें आप क्या करोगे, जितने भी 6 नंबर ऑफ टाइम्स हैं उसमें से 5 नंबर ऑफ टाइम्स आप माइनस कर दोगे मल्टीप्लिकेशन करके, तो आपको जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी नंबर की, 2, 3, 4, 5 कुछ भी। क्वेश्चन में 2 पूछा है, 3, 4, 5 कुछ भी पूछते सेम आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the repetition of digits is allowed, the number of even natural numbers having 3 digits is। अब देखो, even natural number जो होंगे 3 digits के, उनके लास्ट में या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4, या तो 6, या तो 8। क्यों? क्योंकि इवन की बात की गई है। और डिविजिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि कोई भी नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, 10, 12, 15 कितनी भी डिजिट का हो, इवन तभी होता है जब उसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 लिखा होता है। ठीक है, तो मतलब यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। ठीक है, अब जो 10th प्लेस होती है, बीच वाली जो प्लेस होती है, उसके 10 डिफरेंट वेज है, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 में से कुछ भी लिख सकते हैं बीच वाली पे। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब यूनिट पे 0, 2, 4, 6, 8 हो गए तो बीच में आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब जो पहली 10th प्लेस है उसमें आप 0 नहीं लिख सकते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। जो 100th प्लेस है उसमें आप 0 नहीं लिख, क्योंकि अगर उसमें मान लो 0, 6 और 8 लिखा हमने तो 3 डिजिट तो हुआ ही ना, क्योंकि अगर सबसे पहले 0 लगा तो वही मतलब होता है उस 0 का, नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे 9 वेज हो गए। तो 5 × 10 × 9 = 450 वेज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा क्वेश्चन था ये, एंड लॉजिक इसमें ये था। आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे ना तो लॉजिक आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ वेज इन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने ऊपर ही आपको पढ़ाया 5 की पावर 8। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ p n, n-1 is n नोशन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉरी पहला ही क्वेश्चन यही था। ठीक है, in how many ways can 4 different balls be distributed among 5 different boxes? Again the same question, 5 बॉक्सेस में 4 डिफरेंट बॉल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, जब किसी भी बॉक्स में कितनी भी बॉल्स हो सकती हैं, एक में 10, एक में 4। ठीक है, चाहे एक में चारों, चाहे मतलब कोई इसमें फिक्स नंबर नहीं है कि एक बॉक्स में कितनी बॉल आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो 5 की पावर 4, बॉक्स कितने हैं 5, बॉल्स कितनी है 4, पावर 4, सिंपल। द नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द फेसेस ऑफ अ क्यूब विथ 6 डिफरेंट कलर्स इज। क्यूब की बात की गई है, डाइस को ही क्यूब बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्यूब की बात की गई है, 6 डिफरेंट कलर्स, ध्यान दो, 6 डिफरेंट कलर से एक ही क्यूब को कितनी बार पेंट कर सकते हो भाई? ऑब्वियसली सिर्फ एक बार। चाहे तुम 1 को पर्पल करो, चाहे तुम 2 को पर्पल करो, चाहे 3 को पर्पल करो, लेकिन जिसको तुमने एक बार ही पर्पल कलर से कर दिया है तुम दोबारा पर्पल तो यूज़ नहीं कर सकते ना। तो ऑब्वियसली बात है, तुम कॉम्बिनेशन कोई भी यूज़ करो लेकिन पेंट तुम सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, क्योंकि क्यूब तुम्हें एक ही दिया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया 1। अब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूँ, 1 की पावर 6 लिखो, 1 की पावर 6 लिखो, कितना भी 6, 10, 8 कुछ भी लिखो, आंसर तो 1 ही आता है ना। तो यहाँ पे भी अगर आपको सॉल्व करना है तो 1 की पावर 6 आएगी, कलर से 6 है, क्यूब 1 है तो 1 की पावर 6, सॉल्व करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो अगर आपको ऑप्शन में 1 की बजाय 1 की पावर 6 भी दिया हो, ऐसा क्वेश्चन आए तो आंसर 1 की पावर 6 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 men and 4 women are to be seated in a row so that no 2 women sit together. नंबर ऑफ वेज बताओ। ऐसे बैठाना है कि कोई भी 2 वुमेन साथ में ना बैठे, दैट मीन्स कि हर एक सीट के बाद एक मैन होना चाहिए, तभी तो ऐसा होगा। तो आप देखो, यहाँ पे देखो, एक्स का मतलब स्पेस है, मतलब यहाँ पे मैन नहीं बैठा है, फिर एम का मतलब मैन, यहाँ पे मैन बैठा है, फिर एक स्पेस, फिर मैन बैठा है,
फिर एक स्पेस, फिर मैन, फिर एक स्पेस, फिर मैन। 6 मैन थे, 6 मैन को हमने एक स्पेस दे के बैठा दिया। अब हमारे पास कितनी जगह बाकी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह बाकी है जहाँ पे हम चारों वुमेन को कहीं भी बैठा दें, 2 वुमेन्स आसपास नहीं बैठ पाएंगी, है ना। ये लॉजिक समझ में आया? अगर एक एक सीट छोड़ के मैन बैठे हैं तो 4 वुमेन्स जो बची हुई उनको कहीं भी बैठा दो, दोनों साथ में नहीं बैठ पाएंगी, ठीक है। चाहे आगे बैठाओ, चाहे पीछे, चाहे बीच में, दोनों साथ में नहीं बैठ पाएंगी। तो हमारे पास 7 स्पेस खाली है, 4 वुमेन्स को बैठाना है। कुछ नहीं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। स्पेस कितने खाली हैं? 7। बैठानी कितनी वुमेन्स है? 4। फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आपका आसानी से आ। लेट Tn denote the number of triangles which can be formed using the vertices of a regular polygon on n sides. Tn plus 1 minus Tn की वैल्यू 21 दी है, then n is equal to। अब देखो इसका सोल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, पॉलीगन को यूज़ करते हुए कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि कितने बन सकते हैं, इसलिए हमने n की जगह n लिख के छोड़ दिया, क्योंकि कितने बन सकते हैं हमें ये चीज़ नहीं पता है। लेकिन ट्राइंगल के पास तो 3 साइड्स ही होती है ना, तो हमने इसलिए r की वैल्यू को 3 लिखा है, क्योंकि वो हमें पता है कि r की वैल्यू 3 ही हो सकती है। ट्राइंगल के 4 साइड्स तो हो नहीं सकते, है ना। उसके बाद हमें दिया है Tn plus 1 माइनस Tn इज इक्वल टू 21, ये क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी। तो ये जो है n प्लस 1 CR इज इक्वल टू NCR माइनस 1 प्लस NCR, ये इसको रट लो। ये कॉम्बिटोरियल आइडेंटिटी है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और क्या बोलते हैं असर्टिव प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे प्रॉपर्टीज़ थी ना पहले हमारे कोर्स में 8th 9th के आसपास। ये कॉम्बिटोरियल आइडेंटिटी है, ठीक है, इसको रट लो। सेम चीज़ को फॉर्मूले में पुट करके इन्होंने आंसर निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो, ये देखो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मूले में पुट किया, वैल्यूज़ निकाली, 2 वैल्यू आई 7 और 6, 2 वैल्यूज़ जब आई 7 और 6, -6 आया है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी ट्राइंगल के नंबर ऑफ टाइम्स जब हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कुछ भी हो निकाल रहे होते हैं तो नेगेटिव में वो चीज़ें नहीं आती, ठीक है। पॉजिटिव ही आएगा, 0 भी नहीं आएगा, नेगेटिव भी नहीं आएगा, इसलिए -6 को इग्नोर करते हुए 7 हम आंसर चूज़ करेंगे। डू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वेज आर here to arrange the letters in the word garden with the vowels in alphabetical order। vowel कितने हैं इसमें? A और E, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 6, ठीक। अब देखो A और E 6 लेटर्स हैं टोटल, A और E 2 ही vowels हैं, कुछ नहीं। 6 नोशन डिवाइडेड बाई 2 नोशन, आंसर आ गया। नोशन का मतलब तो पता है ना, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। और 2 नोशन का मतलब 2 × 1, that is it। 720 divided by 2, 360, answer is it। How many factors are 2 power 5 × 3 power 6 × 5 power 2 are perfect square। अब देखो इसका explanation। कोई भी फैक्टर 2 power 5, 3 power 6, 5 power 2, एक सेकेंड, what happened to it, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है मेरा फ़ोन, है ना। ओके, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनने होंगे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं तो 2 × 3 × 5 की पावर ABC हम अज्यूम करेंगे, तो या तो पावर 0 होगी 2 की, या तो 2 होगी, या तो 4 होगी। क्योंकि अगर 2 की पावर 0 होगी तो भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा, 2 की पावर तो वो तो 1 हो जाएगा, 1 इज़ ऑलवेज द परफेक्ट स्क्वायर। 2 की पावर 2 होगी तो 4 आएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। 2 की पावर 4 होगी तो भी हमारा जो आएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 इज़ ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। बट अगर 2 की पावर हम लोग 5 कर देंगे, 3 कर देंगे, या कुछ भी और कर देंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। इसीलिए 2 के 3 ही वेज हैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के। अब 3 की पावर अगर 0, 2, 4 या 6 होगी तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा, वरना नहीं। अब देखो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, ठीक। एंड क्या 27 परफेक्ट स्क्वायर है? आई जस्ट वॉन्ट टू नो, क्या 27 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। बट 27 × 3, व्हाट इज इट? 27 × 3 = 81, एंड 81 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ। तो 3 के पावर से सिर्फ 3 के ऐसी 4 पावर्स हैं जिनके थ्रू हम उसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, और 5 की ऐसी सिर्फ 2 पावर्स हैं जिनके थ्रू हम उसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो मतलब कितने वेज हुए? 3, 4, 2, 3 × 4 × 2, 24, ठीक है। लॉजिक समझ रहे हो ना। अब जैसे 5 की पावर 0 होगी तो 5 आ जाएगा, 5 इज इटसेल्फ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब 5 की पावर 2 होगी तो 25 आ जाएगा, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 5 की पावर 3 कर दो, 5 × 5 25, 25 × 5 125,
क्या 125 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, ठीक है। तो दिस प्रूफ्स कि 2 को सिर्फ ऐसी 3 पावर्स दे सकते हैं हम लोग जिसके थ्रू वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 3 को सिर्फ ऐसे 4 पावर दे सकते हैं हम लोग जिसके थ्रू परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और 5 को सिर्फ 2, तो 3 × 4 × 2 इज इक्वल टू 24, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड कहाँ चली गई मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। 4 डाइस आर रोल्ड अगेन, ओके, रिपीटेड क्वेश्चन, सेम है, sorry, it is a repeated question. फिर how many times 8 students, repeated question. Number of squares can be formed, okay, repeated question, okay. So कुछ questions repeated, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, बढ़िया है। questions तो बहुत हैं, 250-300 के आसपास, रिपीट भी हो जाएंगे तो भी क्या, 200 questions तब भी क्रॉस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, how many 3-letter words with or without meaning can be formed out of letters of the word logarithms if repetition of letter is not allowed? रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। कितने लेटर्स हैं? देखो 10। कितने लेटर्स के वर्ड फॉर्म करने हैं? 3, चाहे मीनिंग हो चाहे ना हो, तो कुछ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इसी के MCQs, मतलब स्टार्ट्स के MCQs। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंक्लूड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर? मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर कौन सा मेजर जो है सेंट्रल, देखो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स का मतलब कि क्या क्या चीज़ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग यूज़ करते हैं। मीन, मीडियन, मोड, ओके। रेंज सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं यूज़ करते हैं, डिस्पर्जन में यूज़ करते हैं। डिस्पर्जन में रेंज हो गया, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टेप डेविएशन, ये सब हम लोग डिस्पर्जन में यूज़ करते हैं, उसका पार्ट है। और सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट क्या है? मीन, मीडियन, मोड, ओके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्कोर कहाँ यूज़ होता है? मीन में, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मीन? मीन यूज़ करने का डिसएडवांटेज क्या है कि इट डज नॉट पजेस द डिजायर्ड एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी। हाँ, एल्जेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है ना, खैर। इट डज नॉट पजेस द डिजायर्ड एल्जेब्राइक प्रॉपर्टी इज अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द मीन मेथड, क्योंकि मीन इज द एवरेज मेथड, ठीक है। द 2 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मोड इन अ डिस्क्रीट सीरीज आर ग्रुपिंग या फिर इंस्पेक्टिंग। क्यों? क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, तो हम लोग जो लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू के सम का जो एवरेज आता है उससे निकाल के ऐड और सब्ट्रैक्ट करके अपर लिमिट लोअर लिमिट में एक डिस्क्रीट सीरीज को कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो ग्रुपिंग और इंस्पेक्टिंग दोनों मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा अगर ये समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या बोल दिया मैंने, तो चिल, डोंट वरी, थ्योरीज हैं, बस थ्योरीज पढ़नी है। अब तुम ये सोचो कि टेबल बना के तुमसे टेबल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो टेबल बना के टेबल के क्वेश्चन सॉल्व करवाना जस्टिफाइड नहीं है, ओके। हाँ, नॉर्मल आपसे मीन पूछ सकते हैं एंड नॉर्मल आपसे एवरेज वगैरह पूछ सकते हैं, बट ऐसा क्योंकि ऑलरेडी बहुत थ्योरी है तो थ्योरी से ही आएगा, ठीक है। When the values in a series do not have equal importance, we calculate the weighted mean. फिर हम उसको weighted mean, एवरेज से weighted mean में कन्वर्ट करके फिर उसको निकालते हैं, ठीक है। To calculate the median, all the items of a series have to be arranged in which order? देखो, मीडियन कैलकुलेट करना हो तो एक ऑर्डर में अरेंज होना इंपॉर्टेंट है, चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो। तो ऑप्शन सी, मोड refers to the value within a series that occurs dash number of times, which occurs maximum number of times, ठीक है। अब जो हाईएस्ट वैल्यू होती है किसी भी सीरीज़ में उसे हम मोड कहते हैं, ठीक है। एंड जो हम कह सकते हैं कि मिड वैल्यू होती है उसे हम मीन कहते हैं, ठीक है, बिकॉज मीन इज ऑलवेज द एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम आइटम्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द एवरेज फॉर मीडियन, क्योंकि मीडियन मिड वैल्यू होती है, ठीक है। तो एक्सट्रीम जो चाहे फर्स्ट चाहे लास्ट कुछ भी हो, उससे इतना खास फर्क इस पर नहीं पड़ता है। द नेक्स्ट, डैश इज़ नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगेन मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर हैं, तो एलिमिनेट करने पे क्या बचता है? ऑप्शन रेंज। सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम द डैश इज ऑलवेज 0, ओके। डेविएशंस फ्रॉम डैश इज ऑलवेज 0, मीन डेविएशन के सम हमेशा 0 होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट, ये एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, आई थिंक आगे भी क्वेश्चन होंगे कुछ इस पर। The number of observations smaller than dash is the same as the number of observations larger than it. But obviously median क्या होती है? मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू के ऊपर जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं और नीचे जितने नंबर ऑफ, वो सेम होंगे। क्यों? क्योंकि वो मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू तो बीच में ही होगी ना, तो उसके ऊपर और उसके नीचे जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे सेम नंबर के होंगे। लाइक मान लो कि हम कह सकते हैं कि 11 वैल्यूज़ हैं, तो जो बीच वाली 6th वैल्यू होगी वो मीडियन होगी, तो ऊपर भी 5 बचे ऑब्जर्वेशंस और नीचे भी 5 बचे। डैश डिवाइड्स द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स।
नाम बता रहा है क्वार्टाइल्स, ठीक है, ना मीडियन होगा ना मीन होगा ना ही नन ऑफ द तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 4 इक्वल पार्ट्स, 1/4, क्वार्टाइल्स इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डू द सम ऑफ दिस, 23 + 45 + 87 + 40 + 50, इसका सम 245 हो जाएगा और 245 को 5 से डिवाइड करने पे 49 आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। देखा इतना ईजी शॉर्टकट मेथड वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मीन, मीन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने प्रॉपर्टी बताई ना कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज 0, मीन से जब डेविएशन का सम लोगे तो 0 आएगा, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ये मिनिमाइज कर देता है, एक्सट्रीम स्कोर्स इसे अफेक्ट करते हैं, बट ऑब्वियसली मीन को एक्सट्रीम के स्कोर अफेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि मीन क्या होता है, जैसे ये जो क्वेश्चन था अभी इसमें हमने क्या किया था, 23, 45, 87, 40, 50 सबको ऐड किया था ना, तो 23 क्या है एक्सट्रीम, 50 क्या है एक्सट्रीम, तो अगर ये बदल जाएगा तो मीन भी तो बदल जाएगा ना। लेकिन मीडियन में ऐसा नहीं होता, तो ऊपर एक क्वेश्चन था कि क्या मीडियन को सम ऑफ एक्सट्रीम अफेक्ट करता है या नहीं, तो नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ डिफरेंस आप ध्यान रखना। तो ये सारी ही मीन की प्रॉपर्टीज़ हुई। फिर परसेंटाइल्स डिवाइड अ सीरीज इनटू 100 इक्वल पार्ट, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ है, इसको तो मत ही गलत करके आना। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स इज यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ग्राफिकली, मोड की वैल्यू ग्राफिकली किससे निकाल सकते हैं, हिस्टोग्राम से, ठीक है। डिस्पर्जन के क्वेश्चन, अब डिस्पर्जन में क्या होता है, मीन डेविएशन, स्टेप डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब डिस्पर्जन में होता है। रेंज भी डिस्पर्जन में होती है। मीन, मीडियन, मोड सेंट्रल टेंडेंसी में होते हैं। रेंज, मीन डेविएशन, स्टेप डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब डिस्पर्जन में होते हैं। कीप दिस इन माइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स अंडर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, देखो पहला क्वेश्चन ही वही आ गया, स्टैंडर्ड, मीन, रेंज, सारे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैसा होता है, इजी टू कैलकुलेट होता है, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन विद इन अ सीरीज, एग्जैक्टली सारी ऑब्जर्वेशन को हम इन्वॉल्व करते हैं चाहे कितनी भी हों। शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन विद इन द सैम्पलिंग, यस, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस विद इन अ सीरीज आर मल्टीप्लाइड बाय 5 देन, सारी ऑब्जर्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जो न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि सारी ऑब्जर्वेशन में अगर सेम लेवल का इंक्रीज हुआ है तो डेविएशन में भी सेम लेवल का इंक्रीज होना चाहिए ना। द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज अ परसेंटेज एक्सप्रेशन ऑफ, वेरिएशन का कोफिशिएंट किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज एक्सप्रेशन है। मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको अगर हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं या फिर सिर्फ वेरिएंस भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर सिर्फ वेरिएंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, while calculating the standard deviation, the deviations are only taken from mode values of series, median values of series, quartile value या फिर mean value। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम मीन वैल्यू, सीरीज की मीन वैल्यू से ही सारे डेविएशंस की वैल्यू लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट इज द एवरेज मेथड एंड दैट इज आई थिंक द सिंपलेस्ट एंड क्वाइट द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, ठीक है। डैश एंड डैश आर टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन के मेजर्स के सिर्फ 2 टाइप होते हैं, या तो अब्सोल्यूट या तो रिलेटिव। कीप दिस इन माइंड, या तो अब्सोल्यूट या तो रिलेटिव। नॉमिनल और रियल तो जीडीपी होती है, वो तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, ठीक है। वैसे हाँ, स्टैट्स इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन अब्सोल्यूट और रिलेटिव डिस्पर्जन के सिर्फ 2 ही मेजर्स होते हैं। फिर द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन कैन नेवर बी नेगेटिव, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर नेगेटिव में नहीं आता, ठीक है। The average of squared deviation from the arithmetic mean is known as, squared deviation का जो average होता है उसे हम क्या बोलते हैं, variance, उसे क्या बोलते हैं, variance। और standard deviation को जब हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, coefficient of variance। वेरिएशन वेरिएंस एक ही चीज़ है, ठीक है, अलग अलग टर्म्स में अलग अलग कंफर्ट जोन के हिसाब से यूज़ की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, rigidly defined and should be based on extreme values, capable of further, इनमें से कोई भी नहीं। क्योंकि अभी देखो हमने अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था, ये कहाँ चला गया, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन कि यहाँ पे था, हाँ एक सेकेंड, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, ये देखो इजी टू कैलकुलेट, उस क्वेश्चन में क्या दिया है, रिजिड होना चाहिए। यहाँ पे सारी ऑब्जर्वेशंस, उसमें क्या दिया, सिर्फ मीन ऑब्जर्वेशंस। यहाँ पे फ्लक्चुएशन से अफेक्ट नहीं हो चाहिए, उसमें क्या दिया, अफेक्ट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जस्ट ऑपोजिट है ये क्वेश्चन, ये देखो
जस्ट ऑपोजिट, ये देखो, इसलिए नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर, कि इनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन बट ऑब्वियसली मीन डेविएशन, क्यों? क्योंकि मीन के लिए हमें सारे ऑब्जर्वेशंस चाहिए होता है और उनका एवरेज हम निकालते हैं, पर ओपन एंडेड में क्या होता है कि हमें जो पहली ऑब्जर्वेशन की लोएस्ट लिमिट होती है और आखिरी ऑब्जर्वेशन की हाईएस्ट लिमिट होती है, ठीक है, वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू, कुछ भी आप बोलो, वो दी नहीं होती है, इसलिए उसका नाम ओपन एंडेड होता है, इसलिए मीन डेविएशन निकालना बहुत क्या पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट, लॉरेंस कर्व इज अ टेक्निक दैट इज यूज्ड टू शो, it is used to show the inequality of wealth and income of a group of people. लॉरेंस कर्व आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट इनकम एंड वेल्थ, तो इससे आप ध्यान रखना कि लॉरेंस कर्व इनकम और वेल्थ का जो इनइक्वालिटी है किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल में वो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। लॉरेंस का बहुत बड़ा हाथ है इन सब कर्व्स और इन सब क्या बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा के एनालिसिस में, ठीक। लॉरेंस कर्व वॉज डेवलप्ड इन 1905 बाय डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंस, ओ लॉरेंस, कीप दिस इन माइंड, ओ लॉरेंस इनका पूरा नाम है, 1905 में डिस्कवर किया था, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ 90 ऑब्जर्वेशंस इज 105. The value of each observation is decreased by 9. New standard deviation of these observations would be, you have to do nothing, put the formula, decrease every observation by 9, again do solve the formula and you will get the answer. It is 105. कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। The average daily wage of 100 workers in a shipyard is ₹200 with a standard deviation of रुपीज़ नहीं लिखा, सिर्फ 100 लिखा है। Now each worker gets an increment of 20%. 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। How will it affect the mean wage? अब देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन 40 रुपीज़ का हुआ है, ठीक है, मीन वेज 240 हो जाएगा और मीन वेज 20% से इंक्रीज़ भी करेगा क्योंकि हर एक वर्कर को 20% का इंक्रीमेंट मिला है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव, यार, if you score 97 percentile in an examination, it means that your position is below dash of the total candidates who had appeared in the exam. 97 आए हैं, टोटल 100 होता है, मतलब 3% कम है आपका, दैट्स इट, तो 3%, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन कैन अटेन अ नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू सिर्फ और सिर्फ रेंज में आ सकती है, ना ही मीन में ना ही स्टैंडर्ड में, ठीक है। 17th question, the range represents the difference between the lowest and highest number. ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं है। रेंज का मतलब क्या होता है? अपर लिमिट, और जैसे मान लो 10 to 20 लिखा है तो 10 रेंज क्या है? 10 की रेंज है, तो 20 - 10 का डिफरेंस शो करता है रेंज, ठीक है। इग्नोर दैट ऑप्शन ए, वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होता है? वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज में एक्सप्रेशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज, एक सेकेंड, क्या है ये? हाँ, अ स्टडी इन स्टैटिस्टिक्स दैट हेल्प्स टू इंटरप्रेट द वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा इज नोन एज, कितना बड़ा है ये, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखो क्वेश्चन फिर से देखो, क्या है? वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा। जब डेटा वेरिएबल डेटा होता है, मतलब चेंजेबल डेटा होता है, जो विच कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग चेंजिंग, तो वहाँ पे हम डिस्पर्जन मेजर पढ़ते हैं और उसका यूज़ करके उसे एनालाइज करते हैं। एंड जब फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं तो वहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन मोड, नॉर्मल, हम लोग ये सब पढ़ते हैं और इससे एनालाइज करते हैं। द नेक्स्ट, विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन आर यूज्ड टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 और मोर डेटा सेट्स। 2 या 2 से ज़्यादा डेटा सेट्स का मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो इट इज़ बट ऑब्वियसली जब कंपेयर वर्ड यूज़ किया गया है तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। कंपेयर वर्ड को यूज़ किया गया और कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिलेटिव मेजर यूज़ करते हैं, ठीक। इन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन इज ऑल्सो नोन एज, अगेन द सेम थिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएशन की बात की जा रही है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ठीक है। Then the next question which we have is, which of these is simply the difference between the maximum and minimum value? Again, range. अभी ऊपर ये क्वेश्चन आया था। What is the arithmetic average of the absolute deviation of a series called? Arithmetic average of the absolute deviation of the series. क्या बोलेंगे इसको हम? मीन डेविएशन। क्यों? मीन का मतलब होता है एवरेज। क्वेश्चन में एवरेज पूछा गया तो आंसर क्या होगा? मीन।
आर द वेरिएशंस प्रेजेंट इन अ यूनिट ऑफ वेरिएबल रिप्रेजेंटेड बाय विच डिस्पर्जन मेथड? कौन सा डिस्पर्जन मेथड? एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन। क्यों? वेरिएशंस अगर प्रेजेंट है तो एब्सोल्यूट मेजर यूज़ करेंगे, कंपेयर करना होगा तो रिलेटिव मेजर यूज़ करेंगे, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर रूट बोलते ही हैं, तो वो तो इस क्वेश्चन से एकदम ही अलग है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज इन स्टैटिस्टिक्स ऑफ डिस्पर्जन द मेजर ऑफ डिस्पर्जन कैन नेवर बी, अगेन द सेम क्वेश्चन, नेगेटिव। मेजर ऑफ डिस्पर्जन नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है, आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, इन द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। ज़ीरो होगा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो डेविएशन होगा ही होगा, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो बचता क्या है आंसर? पॉजिटिव, ठीक है। ऑन विच चेंज द वेरिएंस ऑफ डेटा सेट इज इंडिपेंडेंट, ओरिजिन ओनली, ठीक है। जो वेरिएंस होता है, ठीक है, वो उस ओरिजिन पे बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है, फ्लक्चुएशन हो कुछ भी हो बाकी कुछ, जब ओरिजिन लेवल पर है तो वो इंडिपेंडेंट है बाकी हर चेंज के, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपको इसके रेफरेंस में पढ़ाऊंगी, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है और वहाँ पे क्या है। इस क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान में रखना कि जो वेरिएंस है वो ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ग्राफिकल मेथड विच हेल्प्स अस टू इन्वेस्टिगेट द डिस्पर्जन। डिस्पर्जन इन्वेस्टिगेट करने के लिए लॉरेंस कर्व, अभी आपको बताया मैंने। इन द डिस्पर्जन स्टडी द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग, बट ऑब्वियसली परसेंटेज। रिलेटिव मेजर में हम परसेंटेज यूज़, क्योंकि हमें क्या करना होता है? कंपैरिजन करना होता है, परसेंटेज यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे यस ओके, हाँ, विच इज़ द क्विकेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन टू कंप्यूट? रेंज, क्योंकि रेंज ईजिएस्ट होती है, ठीक है। द नेक्स्ट, द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन डेटा सेट आर ओनली बेस्ड ऑन डैश द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा, क्वार्टाइल में हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसमें जो बाकी वो 50% होता है वो क्वार्टाइल मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे बेस्ड होता है, क्योंकि हम बेसिकली जब हम एनालिसिस वगैरह के काम पे चीज़ों पे या फोकस कर रहे होते हैं तो हम क्वार्टाइल डेविएशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ये हमारे काम का नहीं है, बस एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ डिस्पर्जन, क्या करें? नेगेटिव वैल्यू, ओके, सेम क्वेश्चन यार रिपीट किया हुआ है। रेंज में नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है, स्टैंडर्ड डेविएशन में कभी नहीं मिल सकती, अभी पढ़ाया था मैंने सेम चीज़। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इज अप्रोप्रिएट टू कंपेयर टू डिफरेंट सीरीज? 2 डिफरेंट सीरीज़ की कंपैरिजन की बात की गई है, 2 डिफरेंट सीरीज़ की, तो मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब फाइंड दी डेविएशन, हाँ एक चीज़ और इसमें मुझे बतानी है, इसमें लिखा है कंपेयर। मैंने आपको कहा था कि कंपेयर का मतलब रिलेटिव मेजर, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन ही है। स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टेप डेविएशन, ये सब क्या है? एब्सोल्यूट मेजर है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? रिलेटिव मेजर है। तो चाहे रिलेटिव मेजर लिखा होता, चाहे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिखा है, आंसर सेम है, दोनों का मतलब सेम है, तो इसलिए कंपेयर वाले क्वेश्चन में मैंने इसको मार्क किया है। ये मतलब यार अभी तो आपने ये कहा था, अब ये हो गया, सेम मतलब है, ठीक है, इसलिए मैं एक्सप्लेन किए दे रही हूँ। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। देखो इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली आप इसको रट सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ सकता है। 14.43। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेकेंड, हाँ, विच सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैज़ द मिनिमम वेरिएशन? अब देखो, ध्यान से देखो, 30 से 40 10 नंबर का वेरिएशन, 56 58 2 नंबर का वेरिएशन, 38 39 सिर्फ एक नंबर का वेरिएशन, 50 60 10 का वेरिएशन। सबसे कम वेरिएशन किस में है? ये देखो, मिनिमम वेरिएशन सी वाले ऑप्शन में। विच मेथड्स आर यूज टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए सारे मेथड, स्टेप डेविएशन, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, सारे यूज होते हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द रेंज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड? ओपन एंडेड रिपीट क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच वन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्जन? स्टैंडर्ड डेविएशन, सभी को पता है, ठीक है। 23rd वाला क्वेश्चन है, आर वेरिएबल्स क्वार्टाइल्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ दिस, यू जस्ट हैव टू पुट द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट। इसमें ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस या बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, ठीक है। विच ऑफ दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन? डू टेक द स्क्रीनशॉट एंड डू सॉल्व बाय योरसेल्फ, ठीक है। मैं आपको बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे नहीं। विच इज द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेंज इन अ रियल वर्ल्ड सिनारियो? सारे एग्जाम्पल्स हैं,
क्वालिटी कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, फ्लक्चुएशन इन शेयर मार्केट, कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे खत्म हुई, यू डोंट नो बट यू कैन सॉल्व इट बाय रेंज प्रोसेस। ठीक है, तो ये सारे ही हैं, आप इसको याद कर सकते हो, इसको ये दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट यू कैन रिमेंबर इट। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्म फिर से क्वेश्चन आ गया, डू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। द नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन ऑल वैल्यूज रिमेन द सेम देन द मेजर ऑफ डिस्पर्शन विल बी 0। सारी वैल्यूज सेम है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन बट ऑब्वियसली 0 होगा, डू लर्न दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आई थिंक सम सिमिलर ऐसा क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी में भी था। ठीक है, डू लर्न दिस, अगर सारी वैल्यूज सेम है तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन विल बी 0। क्यों? डिस्पर्शन का मेजर हम लोग यूज़ ही क्यों करते हैं? क्योंकि जब वैल्यूज़ फ्लक्चुएट हो रही होती हैं, कम ज़्यादा ऊपर नीचे बढ़ना घटना, बट जब सब कुछ सेम है तो क्या डेविएशन होगा? डेविएशन नहीं है तो क्या डिस्पर्जन होगा? जब कुछ है नहीं तो वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, लॉजिक भी यही है इस क्वेश्चन का। सेम चीज़, एग्जैक्ट मीन डेविएशन निकालने को कहा है, डू पुट द फॉर्मूला, फाइंड आउट द मीन, दैट्स इट। अगेन वेरिएंस निकालने को कहा है, डू पुट द फॉर्मूला, फाइंड आउट द वेरिएंस। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चंस। हाँ, आंसर्स भी आ रहे हैं। फ़ोन को क्या हो गया मेरा आज? हाँ, टेक द स्क्रीनशॉट। द नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शेप ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा होता है? बेल शेप्ड। डू लर्न दिस। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बेल शेप्ड। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन व्हेन द मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 8.5। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के थ्रू। डू पुट द फॉर्मूला एंड फाइंड इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज डेमोन्स्ट्रेटेड इन टर्म्स ऑफ निट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन? निट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के टर्म्स में एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। रिलेटिव जो मेजर होता है वो परसेंटेज के टर्म्स में डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। ठीक है, विच डेविएशन इज अ परसेंटेज एक्सप्रेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस? अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई है। विच डेविएशन इज द परसेंटेज एक्सप्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कोफिशिएंट मतलब ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज एक्सप्रेशन है, तो प्लीज़ इग्नोर दिस क्वेश्चन। मैंने आपको जो पढ़ाया कि स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज में एक्सप्रेशन करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो बस वही आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया, मतलब ऑपोजिट हो गया। जो आंसर होना चाहिए वो क्वेश्चन में लिख दिया है उन्होंने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन? इनमें से डिस्पर्जन का मेजर कौन सा नहीं है? मोड, क्योंकि मीन मीडियन मोड क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन? डिस्पर्जन का रिलेटिव मेजर कौन सा है इनमें से? बट ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। रिलेटिव मेजर की बात की गई, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कंपेयर करने में क्या यूज़ होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब रिलेटिव मेजर, दोनों का मतलब सेम ही है, इसलिए रिलेटिव मेजर को हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच वैल्यू ऑफ द सीरीज द डेविएशंस आर टेकन टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन? अगेन सेम क्वेश्चन, बस डिफरेंट लैंग्वेज में पूछा गया है। मीन, हम लोग हमेशा मीन यूज़ करते हैं, चाहे मीन डेविएशन यूज़ करें, चाहे सिर्फ मीन यूज़ करें, चाहे मीन के रेफरेंस में हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए जो भी वैल्यूज़ हैं सीरीज़ की उसको यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ ऑल द स्क्वायर्ड डेविएशन इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेट, उसे पॉपुलेशन वेरिएंस बोलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, डू लर्न दिस क्वेश्चन। ठीक है, डू लर्न दिस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट, व्हेन द अरिथमेटिक मीन is multiplied by coefficient of variation, what will be the resultant value? Standard deviation. Arithmetic mean को coefficient of variation से multiply कर दोगे तो क्या आ जाएगा? Standard deviation. Do also take screenshot of this question. Which measure of dispersion ignores the signs of deviation? Deviation का signs क्या ignore करता है? कौन सा method? Mean deviation. ठीक है, अब next हमारे पास है what is the frequency when it is less than the first quartile? ये question incomplete है, sorry. सो जस्ट स्किप दिस, इनकम्प्लीट है ये क्वेश्चन, व्हाट इसके बाद लिखा नहीं है कुछ। द सेकेंड क्वार्टाइल व्हाट इज डिनोटेड बाय 2 इज ऑल्सो नोन एज। सेकेंड क्वार्टाइल जिसको हम 2 से डिनोट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? मीडियन भी बोलते हैं। सेकेंड क्वार्टाइल जिसको हम 2 से डिनोट करते हैं उससे हम मीडियन भी बोलते हैं। P50 इज डिनोटेड एज डैश द वैल्यू, मीडियन ऑफ द वैल्यू। P50 को 50% मीडियन ऑफ द वैल्यू। देन what is indicated to scatter distribution if it is high on each side? Scatter by the scatter when within a distribution if it is high on each side. Outliers of data, ये भी theoretical question है, do take a screenshot of it and do learn this. State the measure used to extend
यूज टू द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन एंड डिटरमाइन द डिग्री इन अ डेटा सेट. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. क्यों? क्योंकि मीन, मीडियन, मोड हम यूज़ करते हैं ताकि हम वेरिएशंस वगैरह को, वो तो जब वेरिएशंस वगैरह हमें फाइंड करना होता है उस एक्सटेंट तक जाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? डिस्पर्जन. ठीक है. बट हमें जब डिग्री इन द डेटा सेट की यूज़ करना है तो किस डिग्री तक वेरिएट कर रहे हैं तो हम उसका मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं और उसके बाद हम डेविएशन तक जाते हैं. ठीक है. तो पहला स्टेप क्या है? मीन, मीडियन, मोड. इसलिए उनका जो कलेक्टिव नाम क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इस आंसर का, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. क्योंकि हम पहले डिग्री ऑफ वेरिएशन निकालेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना, है ना. तभी तो डेविएशन निकालेंगे. पहले डिग्री ऑफ वेरिएशन फिर डेविएशन. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट वेरिएशंस इफ इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीडियन. मीडियन से कैलकुलेट करेंगे तो लीस्ट होगा. ठीक है. एब्सोल्यूट डेविएशंस का अगर मीडियन लेके कैलकुलेट करेंगे तो लीस्ट होगा. ठीक है. द नेक्स्ट, व्हाट आर द मीन्स ऑफ डिस्पर्जन विच इज़ द मोस्ट सिंपल. अगेन रेंज, क्वेश्चन सेम था. When the moderately symmetrical distribution mean deviation is 12, find the exact value of standard deviation. फॉर्मूला बेस्ड है. डू टेक अ स्क्रीनशॉट, डू सॉल्व एंड देन मैच कि तुम्हारा आंसर आ रहा है सही या नहीं. ठीक है. स्कैटर्डनेस इन अ डेटा सेट इज स्टैटिस्टिकली कॉल्ड. क्या कहते हैं इसे? डिस्पर्जन. स्कैटर्डनेस, डिस्पर्जन का मतलब क्या? बिखरा हुआ. स्कैटर का मतलब क्या? बिखरा हुआ. तो दैट वाज जस्ट अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द लोएस्ट वैल्यू ऑफ वैरियंस. वैरियंस की लोएस्ट वैल्यू 0 हो सकती है. तो इस क्वेश्चन से एक चीज़ और समझ में आई कि वैरियंस नेगेटिव नहीं हो सकता. ओके. नेक्स्ट हमारे पास है कोरिलेशन की यूनिट है. हमारे पास कोरिलेशन की जब बात करें तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन सारे टाइप, पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल, पार्शियल, मल्टीपल, लीनियर, नॉन लीनियर, सारे टाइप्स कोरिलेशन के हैं. ऑल ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन को याद कर लेना, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कोरिलेशन के कोफिशिएंट के लिए क्या ट्रू है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बोथ द चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ ओरिजिन. अब जब हमने बात करी थी वैरियंस के कोफिशिएंट की क्वेश्चन नंबर 9 में भी बहुत ऊपर, तो वहाँ पे मैंने क्या कहा था कि वैरियंस का जो कोफिशिएंट है वो ओरिजिन पे डिपेंडेंट हो, तो सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे इंडिपेंडेंट होता है. क्योंकि अगर स्केल बदलेगी तो वो बदलेगा, लेकिन जो कोरिलेशन का कोफिशिएंट होता है वो ना ही ओरिजिन पे डिपेंडेंट होता है और ना ही स्केल पे, वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट होता है. तो ये डिफरेंस याद रखना था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन को दिमाग में बैठाओ, आगे मैं इसको और समझाऊंगी. ठीक है. नाउ यू गॉट द डिफरेंस कि वैरियंस का जो कोफिशिएंट होता है वो ओरिजिन पर इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन स्केल बदलने से वो बदलता है. और जो कोरिलेशन का कोफिशिएंट होता है वो ना ही स्केल के चेंज से बदलता है और ना ही ओरिजिन के चेंज से बदलता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कोरिलेशन एनालिसिस. इट इज यूनिवेरिएटिव एनालिसिस. ठीक है. यूनिवेरिएशन, सिंगल काइंड ऑफ वेरिएशन takes place when we analyze the correlation between any two factors. ठीक है. इफ द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दो वेरिएबल्स की वैल्यू, देन इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है. देन इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है. ऑपोजिट में मूव करेंगे तो बट ऑब्वियसली नेगेटिव कोरिलेशन होगा. ठीक है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, ये क्वेश्चन यही था, अगर ऑपोजिट में मूव करेंगे तो क्या? नेगेटिव. मैंने समझा दिया इसलिए मैंने इसको खोला नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज एन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स टू हेल्प प्रोवाइड द प्रिडिक्शन मैकेनिज्म. रिग्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमको प्रिडिक्शन मैकेनिज्म मिलता है. तो ये रिग्रेशन की डेफिनेशन भी हुई एक तरीके से. इसमें सब कुछ थ्योरेटिकल है. अगर तुम सोचो कि तुमको कोरिलेशन और रिग्रेशन से बड़े बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेंगे तो ऐसा नहीं है, एंड कंग्रेट्स फॉर दैट. ठीक है. थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, पेशेंस रखो, बस थोड़ा सा पेशेंस. सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ कर दो. बहुत मेहनत लगी इतना लंबा वीडियो बनाने में. हम ज़्यादा नहीं बनाना चाहती क्योंकि भाई 1 2 3 4 से बेटर है कि सब कुछ एक में सम अप कर दो और एक साथ ही आप लोग पढ़ के ख़त्म कर दो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट. दो रिग्रेशन कोफिशिएंट की अरिथमेटिक के बारे में कौन सा इसमें से ट्रू है? कोरिलेशन के कोफिशिएंट से बड़ा होता है दो रिग्रेशन के कोफिशिएंट का अरिथमेटिक मीन. मतलब रिग्रेशन से कोफिशिएंट का जो एवरेज होता है वो कोरिलेशन के कोफिशिएंट से बड़ा होता है. रटना है ये सब, रट लो ये 15-20 क्वेश्चन जो मैं लास्ट के पढ़ा रही हूँ. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस की टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? टेस्टिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? सही है या गलत, एक्सेप्ट करूँ या ना करूँ, टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? यही तो होता है. तो
ऑप्शंस में क्या दिया है, ऑप्शंस में सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन नहीं, इट इज़ रूल फॉर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, बस ऑप्शन बी सही है। सही या गलत, एक्सेप्ट किया जाए इस रिसर्च को या ना किया जाए, इस हाइपोथेसिस को, इस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लिए यूज़ किया जाए या ना किया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी रॉन्ग डिसीजन लेते हैं नल हाइपोथेसिस के रेफरेंस में, तो उसकी वजह से हम दो तरीके के एरर्स करते हैं, और दो तरीके के एरर्स कोई भी हो सकते हैं, लाइक हमने डुप्लीकेशन कर लिया कि 2 बार वैल्यू मेजर कर ली, या लाइक हमने कोई पार्ट स्किप कर दिया, या कोई कॉम्बिनेशन मिक्स अच्छा नहीं था, या जो भी कुछ वो हो सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी इनकरेक्ट हाइपोथेसिस, मतलब जो कि उस पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के लिए या उस पर्टिकुलर एनालिसिस के लिए सही नहीं है, आप उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, टेस्टिंग करते वक्त आप उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो टाइप 2 एरर का मतलब ये होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा 2% लिया जाता है अगर पहले से मेंशन नहीं किया गया है तो। अगर पहले से मेंशन नहीं किया गया है तो सिर्फ 2% लेते हैं, तो इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है, ठीक है। द नेक्स्ट हमारे पास है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इन। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को किस में एक्सप्लेन करने में हेल्पफुल होता है, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, रट लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन ऑफ एवरेज रिलेशनशिप कही जाती है, ठीक है। एस्टिमेटिंग इक्वेशन, हाँ ठीक है, एस्टिमेशन प्रेडिक्शन में हेल्प करती है। एस्टिमेटिंग का मतलब प्रेडिक्टिंग भी होता है, तो दोनों का सेम वर्ड, दोनों लाइन का भी सेम मतलब ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द कोरिलेशन एनालिसिस बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा। बिटवीन 2 सेट्स ऑफ डेटा सिंपल कोरिलेशन, जब सिर्फ 2 सेट्स की बात करेंगे तो सिंपल होगा, मोर देन 2 तो मल्टीपल होगा। जब हम मोर देन 2 या 2 में से कुछ ही डेटा उठा के उसका कोरिलेशन देखेंगे तो वो पार्शियल होगा। तीनों का मतलब समझ में आ गया। क्वेश्चन में सिर्फ 2 सेट्स पूछा गया है तो वो सिंपल है। जब मोर देन 2 होगा तो मल्टीपल होगा, और जब मोर देन 2 या 2 में से सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशंस उठा के हमें उनका कोरिलेशन देखना होगा तो वो पार्शियल होगा। द नेक्स्ट, द ओरिजिनल हाइपोथेसिस इज नोन एज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम ओरिजिनल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। एंड हेयर इट एंड्स। Thank you very much for watching the video. All the very best for your exam, and do keep all the concepts in your mind, and please subscribe and do like.